अध्याय 81। दोस्तों, शो के लिए जागने का समय हो गया है। वेई सुओ चौंक गया। इस हालत में मैं बातचीत कैसे जारी रखूं? उसने बातचीत जारी रखने के लिए एक और दिलचस्प विषय खोज निकाला। वैसे आज प्रिंसिपल जियांग के मोजे का रंग क्या है? जुआन ने जियांग लुओफू के लंबे और सुडौल पैरों के बारे में सोचा और अवचेतन रूप से जवाब दिया, नग्न रंग के। वेई सुओ ने घबराकर कहा, मेरी देवी से यही उम्मीद थी। आह, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। कुछ ही दिन पहले आने के बावजूद तुम उनसे 2 बार मिल चुकी हो। मुझे तो अभी तक उनसे मिलने का मौका भी नहीं मिला। जुआन खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम उससे कभी मिले भी नहीं हो, फिर भी उसके प्रति इतने दीवाने हो। तुम समझते नहीं, दूरी प्यार को और गहरा कर देती है। सड़क पर उसकी एक झलक देखते ही मैं उसके आकर्षण में खो गया। मेरा दिल और शरीर उसी के हैं, प्रेम में डूबे वेई सुओ ने कहा। जुआन ने तिरस्कार से सिर हिलाया। दिल और शरीर, बकवास। जैसे कि उसे तुम्हारे शरीर में कोई दिलचस्पी होगी। वैसे ये शिक्षक कौन है जो इतना नखरे दिखाता रहता है? जुआन ने इस मौके का फायदा उठाकर कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की। एक सच्चे गपशप के उस्ताद से जैसी उम्मीद की जाती है, वेई सुओ ने तुरंत जवाब दिया। उनका नाम यांग वेई है, जो ब्राइटन मून शहर के नागरिक मामलों के प्रशासक हैं। वे शहर में कृषि कर संग्रह के प्रभारी हैं। वे हमारे गणित के शिक्षक भी हैं। ओह, अंकगणित के शिक्षक, जुआन ने सोच विचार करते हुए धीरे से कहा। जुआन, उठो और कक्षा के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। यांग वेई ने अचानक मंच से गरजते हुए कहा। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी, जिसने मुश्किल से सोए हुए छात्रों को फिर से झकझोरकर जगा दिया। कुछ छात्र तो डर के मारे लगभग अपने पैंट में पेशाब करने ही वाले थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या यहाँ एक छात्र को चैन की नींद भी नहीं मिल सकती? सभी लोग जुआन की ओर देखने लगे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर किस घिनौने कृत्य के कारण शिक्षक का क्रोध उस पर भड़का था। उसके कुछ सहपाठी उससे काफी प्रभावित हो चुके थे। कुछ दिन पहले अकादमी में दाखिला लेने के बाद से ही वह लगातार मुसीबतों में फंसता जा रहा था। क्लास शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन टीचर उसे 2 बार डांट चुकी थी। जुआन ने भौहें चढ़ाईं। वह जानता था कि यांग वेई उसके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग वेई इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने मुझे कक्षा के पीछे खड़े होने के लिए कहते हुए नहीं सुना? यांग वेई मंच से नीचे उतरकर गुस्से से लाल चेहरे के साथ जुआन को घूरने लगी। जुआन ने ठंडे लहजे में उपहास किया। तुम मुझे एक भी क्रोध अंक नहीं दे रहे हो। ये स्पष्ट है कि तुम्हारा गुस्सा बनावटी है। इसलिए उसने आराम से जवाब दिया, अगर मैं पूछ सकता हूं, तो आप मुझे क्यों दंडित कर रहे हैं? कक्षा में ध्यान देने के बजाय तुम अपने बगल वाले सहपाठी से बातें करने लगे। बताओ, क्या मुझे इसके लिए तुम्हें दंडित नहीं करना चाहिए? यांग वेई ने घमंडी लहजे में कहा। उच्च पद पर होने का यही विशेषाधिकार था। यदि कोई शिक्षक किसी छात्र को दंडित करने का निश्चय कर लेता, तो वह आसानी से कोई बहाना ढूंढ लेता और कोई उसे दोष नहीं दे सकता था। इसके अलावा जुआन पाठ पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे यांग वेई को उससे निपटने के लिए बहाना सोचने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। जुआन की भौहें तन गईं। पीली कक्षा अकादमी के सबसे निकम्मे छात्रों से भरी हुई थी और उनमें से शायद ही कोई पाठ पर ध्यान दे रहा था। उसने देखा कि उनमें से 1/3 सो रहे थे और 1/3 बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि कक्षा के पीछे कुछ छात्र छुपकर ताश भी खेल रहे थे। उन मस्खरों से निपटने के बजाय वह मेरे पीछे पड़ जाता है। जुआन ने पहले वेई सुओ से बिना उसकी ओर देखे बात की थी, ताकि यांग वेई को भड़कने का कोई कारण न मिले। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चूंकि यांग वेई उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए अगर जुआन ने उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी तो उसे कोई शिकायत नहीं हो सकती थी। शिक्षक जी, मुझे खेद है कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मैं अब तक ध्यान से सुन रही हूँ और मैंने किसी से बात भी नहीं की है। क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि मैं ध्यान नहीं दे रही थी? जुआन ने पूछा। उनके इस खंडन ने यांग वेई को अवाक कर दिया। एक साधारण छात्र से निपटना तो बहुत आसान होना चाहिए था। उसे बस मामला बिगाड़ने और उसे निष्कासित करवाने से पहले उसे दंडित करने का कोई बहाना ढूंढना था। अकादमी की सुरक्षा के बिना उन सरदारों के लिए उसे निपटना आसान होता। किसने सोचा होगा कि जुआन उसे पलटकर जवाब देगी? विश्व में अकादमियों के महत्व के कारण शिक्षकों के प्रति सम्मान सर्वोपरि था। अकादमी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई छात्र शिक्षक से बहस करे। कोई बात नहीं, वह इस स्थिति को अपने फायदे में बदल सकता था। वह अभी भी जुआन को निष्कासित करने का कोई ठोस बहाना ढूंढने में लगा हुआ था। आखिर वह तो एक साधारण शिक्षक ही था। छात्रों को दंड देना तो उसके बस में था, लेकिन उन्हें निष्कासित करना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। हालांकि अगर जुआन मर्यादा के विरुद्ध जाकर खुलेआम उसे चुनौती देती है, तो उसे अकादमी से बाहर निकालने का यह एक उत्तम बहाना होगा। मैंने तुम्हें अपने बगल में बैठे व्यक्ति से बातें करते देखा। क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? यांग वेई ने गुस्से से कहा। जुआन ने तीखे लहजे में जवाब दिया, अगर आपने हम दोनों को आपस में बात करते देखा होता, तो क्या आपको हम दोनों को ही नहीं टोकना चाहिए था? मुझे ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सम्मानित शिक्षक अपने किसी छात्र को परेशान कर रहा हो। मुझे उस छात्र का नाम नहीं पता, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बुलाया, यांग वेई ने जल्दी से समझाया। जुआन जोर से हंस पड़ी। अरे, ये तो वाकई अजीब है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अंदर आते समय अपना परिचय दिया था। मैंने इस अकादमी में कुछ ही दिन पहले दाखिला लिया है और ये आपके साथ मेरी पहली क्लास है। फिर भी आपको मेरा नाम पता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हैं। वहां मौजूद अन्य छात्रों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। कुछ अजीब हो रहा था। हालांकि उनमें से कोई भी जुआन को पसंद नहीं करता था, लेकिन वे अपने शिक्षकों से कहीं ज्यादा नफरत करते थे। ये बात विशेष रूप से यांग वेई जैसे दुबले पतले अधेड़ उम्र के पुरुषों के लिए सच थी, जो अपने बालों को बीच से अजीब तरह से कंघी करते थे। अगर शिक्षक वाकई जानबूझकर छात्रों को निशाना बना रहे हैं, तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। यांग वेई असहज महसूस करने लगा। उसने जल्दी से स्पष्ट किया, ब्राइट मून सिटी में कौन है जिसने तुम्हारा नाम नहीं सुना? जुआन। तुम्हारा 5वें रैंक के वरिष्ठ अधिकारी से झगड़ा हुआ था और तुमने सिल्वर हुक कसिनो में जुआ खेलकर 7.5 मिलियन चांदी के सिक्के जीते थे। भला मैं तुम्हें कैसे न जानूं? मैं लगभग उसके जाल में फंस ही गया था। यांग वेई को जुआन की तीखी जुबान के बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतना खतरनाक होगा।
उसने खुद को सतर्क रहने की याद दिलाई, कहीं ऐसा न हो कि उसका भी वही हाल हो जो मेई चाओफेन का हुआ था। जुआन ने हल्के से सिर हिलाया। खैर, भले ही आप मुझे जानते हो, मैं पहले बात नहीं कर रही थी। एक शिक्षक होने के नाते आपको अपने ही छात्रों की बदनामी नहीं करनी चाहिए। बकवास, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें बगल वाले सहपाठी से बात करते देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक शिक्षक होने के नाते तुम्हारा कुछ बिगाड़ दूंगा? अभी कुछ देर पहले ही यांग वेई इस बात से खुश था कि उसे जुआन पर झूठा आरोप नहीं लगाना पड़ा। और फिर भी उस बदमाश में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह सीधे सीधे झूठ बोलने लगे? ये कहना मुश्किल है। कहते हैं ना, एक विशाल जंगल में तरह तरह के अजीबोगरीब पक्षी रहते हैं। यांग वेई की खुली दुश्मनी के सामने जुआन ने खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं समझी। चूंकि आप दावा कर रहे हैं कि मैं बगल में बैठी सहपाठी से बात कर रही थी, तो फिर सबूत क्यों नहीं पेश करते? वरना मैं आप पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। आपने यांग वेई को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। यांग वेई गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। वह हमेशा दूसरों पर झूठे आरोप लगाने वाला व्यक्ति रहा था, और फिर भी एक बार जब उसने किसी को गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, तो वह न्याय करने में असमर्थ पाया। मैं इसका सबूत कैसे ढूंढूं? यहाँ कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो है नहीं? आपके पास सबूत है ना? यांग वेई हार मानने को तैयार नहीं था। उसने वेई सुओ की ओर मुड़कर सख्ती से पूछा, बोलो, क्या तुमने उससे पहले बात की थी? वेई सुओ ने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं। शिक्षक जी, मैंने ऐसा नहीं किया। जुआन ने चुपके से वेई सुओ को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। वह उसे चेतावनी देने के लिए तैयार था कि वह उसकी पहचान उजागर न करे, लेकिन लड़के को माहौल भांपने की समझ थी। नौजवान, तुम में बहुत प्रतिभा है। मैं यांग वेई इतना गुस्से में था कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। अकादमी का माहौल सचमुच बिगड़ता जा रहा है। छात्रों का हर बैच पिछले बैच से भी बदतर होता जा रहा है। सौभाग्य से यांग वेई पूरी तैयारी के साथ आया था। वह इतनी छोटी सी बात पर गलती नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारे पास तो बस तुम्हारी जुबान है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम दोनों में कितना फर्क है। यांग वेई ने गहरी शांत सांस ली। तुम कहते हो कि तुमने मेरा पाठ ध्यान से सुना है। ऐसे में तुम्हें अभी अभी जो मैंने तुम्हें सिखाया है उससे परिचित होना चाहिए, है ना? कई अन्य छात्रों को यांग वेई की मांग अनुचित लगी। आखिर गणित कोई आसान विषय नहीं था। यहाँ तक कि एक मेहनती छात्र को भी पढ़ाई गई बातों को तुरंत पूरी तरह समझना मुश्किल होता था। उनके लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि यांग वेई जुआन को परेशान कर रहा था। उनमें से कुछ ने जुआन के पक्ष में बोलने का फैसला किया। आखिरकार वे अभी युवा और जोशीले थे। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए जुआन ने बिना किसी झिझक के चुनौती स्वीकार कर ली। जी हाँ, मैं हूँ। जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं वह मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे यह अच्छी तरह पता है। यद्यपि इस दुनिया में साधना का एक रहस्यमय तत्व मौजूद था, लेकिन अध्ययन के अन्य क्षेत्रों के मामले में यह जुआन की आधुनिक दुनिया से पिछड़ गई थी। आप मुझे क्या समझते हैं? मैं तो एक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ जिसने राष्ट्रीय महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा की यातना झेली है। आपके गणित के प्रश्न तो मेरे लिए बच्चों का खेल हैं। यांग वेई बेहद खुश था। तुम पीछे हट सकते थे, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम पर विजय प्राप्त कर ली। मैंने पहली बार इतना घमंडी विद्यार्थी देखा है। ठीक है, मैं 20 सवाल बनाता हूँ। अगर तुम इनमें से किसी एक का भी सही जवाब दे सको, नहीं, मेरा मतलब है कम से कम 3 का सही जवाब दे सको, तो मैं मान लूंगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। कैसा रहेगा? उन्हें पूरा भरोसा था कि जुआन इनमें से एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन सिल्वरहुक कैसीनो वाली घटना ने उन्हें सतर्क रहने का महत्व सिखा दिया था। भले ही किस्मत से जुआन एक सवाल का सही जवाब दे, लेकिन तीनों सवालों का सही जवाब देना उनके लिए नामुमकिन था। वेई सुओ को इस बात की गहरी चिंता थी कि स्थिति किस तरह से सामने आई थी। यांग वेई की गणित की कक्षा बेहद कठिन मानी जाती थी। अन्य विषयों में छात्र रटकर पास हो जाते थे, पर गणित में ऐसा नहीं होता था। पिछली परीक्षा में यांग वेई ने प्रश्नों का स्तर बढ़ा दिया था और सभी छात्र फेल हो गए थे। अब जब वह जानबूझकर जुआन को परेशान कर रहा था, तो उसने सबसे कठिन प्रश्न ही बनाए होंगे। यह असंभव था कि कोई भी उन प्रश्नों का उत्तर दे पाता। जैसे ही वेई सुओ जुआन को चेतावनी देने ही वाली थी, जुआन ने आत्मविश्वास से चुनौती स्वीकार कर ली। जरूर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं सभी सवालों के सही जवाब दे दूं तो क्या होगा? सभी सवालों के सही जवाब दोगे? यांग वेई जोर से हंस पड़ा, मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। अगर तुम सभी सवालों के सही जवाब दे दोगे, तो मैं अकादमी से इस्तीफा दे दूंगा और तुम मेरी जगह ले लोगे। जुआन की आंखें चमक उठीं। तो फिर सौदा पक्का? ठीक है। यांग वेई मुस्कुराया, मन ही मन सोच रहा था कि क्या जुआन पागल हो गया है। क्या आपको लगता है कि मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न आसान होंगे? करों का प्रबंधन करने वाले नागरिक मामलों के प्रशासक के रूप में मैं दशकों से गणित से जुड़ा हुआ हूँ। अपने अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। उस मूर्ख ने शायद मेरे द्वारा पहले तैयार किए गए प्रश्नपत्र ही देखे होंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने छात्रों की सुविधा के लिए प्रश्नों को सरल बनाया था। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि गणित कितना कठिन हो सकता है। अगर आप कम से कम 3 सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा? यांग वेई ने जुआन को चुनौती देते हुए कहा। चूंकि आप अकादमी में अपना करियर दांव पर लगाने को तैयार हैं, तो यह उचित ही है कि मैं भी ऐसा ही करूं। अगर मैं 3 सवालों का सही जवाब नहीं दे पाई, तो मैं अपनी मर्जी से अकादमी छोड़ दूंगी, जुआन ने जवाब दिया। यांग वेई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सीधे मेरे जाल में फंस गए। अब तो इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। शिक्षक और छात्र के बीच तनावपूर्ण टकराव ने येलो क्लास के बाकी छात्रों को भी उत्तेजित कर दिया। वे चाहे किसी भी दुनिया से हों, हर किसी को हंगामा पसंद होता है। इसके अलावा येलो क्लास के शायद ही किसी छात्र को अपनी पढ़ाई की परवाह थी। उनके लिए जुआ खेलना कहीं अधिक मजेदार और फायदेमंद था। वे शो शुरू होने के लिए उत्सुकता से चारों ओर जमा हो गए। अध्याय 82, लोकप्रिय सितारा शांग लियू। यांग वेई को शिक्षक होने पर बहुत गर्व था और वहां का शोरगुल भरा माहौल उन्हें बेहद परेशान कर रहा था। ये किसी कक्षा के बजाय सड़क किनारे के तमाशे के लिए ज्यादा उपयुक्त था। हालांकि उनके पास इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्राथमिकता तो जुआन से निपटना ही थी। चूंकि ऐसा है, तो हम यहाँ मौजूद छात्रों को कार्यवाही का गवाह बनाएंगे, ताकि बाद में कोई शर्त मानने से इनकार न कर दे। जुआन ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। एक पल रुकिए। क्यों? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है?
यांग वेई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसे डर था कि जुआन आखिरी क्षण में पीछे हट जाएगी। डर लग रहा है? जुआन खिलखिलाकर हंस पड़ी। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपनी शर्त के लिए एक गवाह ढूंढना चाहती हूँ। यांग वेई ने अपने आसपास के छात्रों की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये लोग आपके लिए काफी नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, जुआन ने स्पष्टवादिता से जवाब दिया। अगर आप जीत जाते हैं तो ये गवाह आपके लिए काफी होंगे, लेकिन अगर मैं जीत जाती हूँ तो मुझे डर है कि हम आपको अपना वादा पूरा करवाने के लिए पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आखिर हम सब आपसे निचले दर्जे के हैं। क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? यांग वेई ने गुस्से से कहा। खेती बाड़ी में वह भले ही उतने कुशल न रहे हों, लेकिन गणित में अपनी महारत पर उन्हें गर्व था। गणित के क्षेत्र में उनकी योग्यता पर सवाल उठाने की किसी को इजाजत नहीं थी। इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। अगर तुम ऐसा करने को तैयार नहीं हो तो चलो शर्त तोड़ देते हैं। जुआन ने कंधे उचकाते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ गई। जुआन को आखिरी क्षण में पीछे हटते देख यांग वेई तुरंत घबरा गया। अब तक अपने शिकार को काबू में रखना उसके लिए आसान नहीं था और वह उसे फंसाने के कगार पर ही था। इस समय वह जुआन को जाने नहीं दे सकता था। तो उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, चलिए इसके गवाह के तौर पर किसी और शिक्षक को ढूंढ लेते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस समय कौन खाली होगा। यांग वेई ने अपने किसी करीबी सहकर्मी को इसमें शामिल करने का इरादा किया था, लेकिन ठीक उसी क्षण दरवाजे से एक बेहद मधुर आवाज आई। मैं इस शर्त का गवाह बनूंगा। उस सुरीली आवाज ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया और कक्षा में मौजूद सभी लोगों ने आवाज के स्रोत को खोजने के लिए अपनी गर्दन घुमा ली। पल भर में पहले से चहल पहल से भरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। एक महिला आलस से दरवाजे के चौखट से टिकी हुई थी। उसकी त्वचा गोरी थी और होंठ गहरे लाल थे। उसकी पोशाक रेशम की तरह उसके शरीर पर लहरा रही थी, जिससे उसकी खूबसूरत आकृति का हल्का सा आभास हो रहा था। हालांकि उसकी पोशाक से उसके गोरे हाथों और पैरों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिख रहा था, फिर भी उसकी सुंदरता वहां मौजूद सभी पुरुषों की सांसें थामने के लिए काफी थी। उसका निर्भीक स्वभाव उसके हर काम में एक अवर्णनीय सुंदरता भर देता था। यहाँ तक कि अपनी सहज और आरामदेह मुद्रा में भी वह आकाश से उतरती किसी देवी की तरह सुंदर दिखती थी। यदि उसकी कमर से लटकती हरी लौकी न होती तो उसे आसानी से नश्वर दुनिया से अछूती एक अलौकिक परी समझा जा सकता था। शिक्षक शांग। कक्षा में कुछ पल का सन्नाटा जोरदार जयकारे से टूट गया। सभी छात्र एक साथ दौड़ पड़े और महिला के चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। यांग वेई की सांसें भी तेज हो गईं। सच तो यह है कि वे अकादमी में पढ़ाने के इच्छुक नहीं थे। नागरिक मामलों के विभाग में उनका काम ही उन्हें व्यस्त रखने के लिए काफी था। यदि राज दरबार के नियमों के अनुसार उन्हें शिक्षक के रूप में सेवा करनी अनिवार्य न होती तो वे कभी भी अकादमी में आकर कुछ नासमझ बच्चों को पढ़ाने की जहमत न उठाते। हालांकि अकादमी में पहली बार जब उन्होंने पाठ पढ़ाया तो उनकी नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ी और अचानक ही उन्हें अपना कर्तव्य बोझ जैसा नहीं लगा। वास्तव में वे अकादमी में रुकने के बहाने ढूंढने लगे, इस उम्मीद में कि उन्हें एक बार फिर उस महिला को देखने का मौका मिल जाएगा। जुआन भी इस घटनाक्रम से हैरान था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह इस महिला से पहले भी मिल चुका था। वे दोनों पहले भी मंडप में बांसुरी बजाते हुए समय बिता चुके थे। पुई पुई पुई, मतलब संगीत के जरिए हमारा रिश्ता मजबूत हुआ। बाद में उसने उस महिला से उसका नाम पूछा, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर किस्मत ने चाहा तो वे फिर मिलेंगे। उस समय तो उसने यही सोचा था कि वह बस उसे मना कर रही है। इस विशाल दुनिया में दो अजनबियों का दोबारा मिलना कितना आसान हो सकता है। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि शायद उसे पता था कि वह ब्राइटन मून अकादमी का छात्र है और उनका दोबारा मिलना तय था। जुआन किसी उपन्यास की भोली नायिका नहीं थी। उसके आसपास के सभी लोग उसे शिक्षिका शांग कहकर पुकारते थे और पुरुष भी ऐसे व्यवहार करते थे मानो वे प्रजनन के मौसम में जानवर हों। इससे साफ पता चलता था कि यह महिला शांग लियू थी, जो लोकप्रिय नायिकाओं की सूची में तीसरे स्थान पर थी। इससे यह बात समझ में आती है कि उस खूबसूरत प्रिंसिपल ने उससे शांग लियू से जान पहचान के बारे में क्यों पूछा था और उसने उसकी योग्यता परीक्षा के रिकॉर्ड में बदलाव करने में उसकी मदद क्यों की थी। अब सारी बातें स्पष्ट हो रही थीं। यांग वेई के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शिक्षक शांग, आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? शांग लियू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस संयोगवश यहाँ से गुजर रही थी। मैंने कुछ शोर सुना, इसलिए मैं अंदर देखने आ गई। उसकी मुस्कान इतनी प्रभावशाली थी कि यांग वेई का दिल पिघल गया। हालांकि जैसे ही उसे अपने सामने की स्थिति याद आई, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से समझाया, माफ करना, आपको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। ये छात्र बहुत जिद्दी है, इसलिए मैं इसे बड़ों का सम्मान करना सिखाना चाहता हूँ। शांग लियू ने जुआन की ओर एक नजर डाली और उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। मैंने गलती से सुन लिया कि तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ शर्त लगाने वाले हो। क्यों ना मैं तुम्हारी शर्त की गवाह बन जाऊं? अच्छा लगा। शिक्षक शांग, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। शिक्षक शांग, आप मेरे आदर्श हैं। कक्षा में जोरदार जयकारे गूंज उठे। स्पष्ट था कि शांग लियू बेहद लोकप्रिय थी। यांग वेई शांग लियू के प्रस्ताव को स्वीकार करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसके जैसे शिक्षक के लिए एक अनुशासनहीन छात्र से निपटना काफी आसान होना चाहिए था। अगर कोई दूसरा शिक्षक भी इसमें शामिल हो जाता तो अप्रत्याशित जटिलताएं पैदा हो सकती थीं। क्या मेरा यहाँ स्वागत नहीं है? शांग लियू ने अपनी खूबसूरत आंखों से चुपचाप यांग वेई को देखा। ये पहली बार था जब यांग वेई उससे इतनी नजदीकी से बातचीत कर रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे की छवि उसके दिल पर गहरा असर डाल गई, जैसे कोई जबरदस्त झटका जिससे उसकी सांसें थम गईं। यह मेरा मतलब वो नहीं था। आपका यहाँ स्वागत है। यांग वेई ने तुरंत खुद को समझा लिया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे शांग लियू से मिलने का मौका कभी नहीं मिलता और यह उसके सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन अवसर है। भले ही मेरी साधना में कुछ कमी हो, लेकिन गणित में ब्राइटन मून शहर में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। गणित में अपनी कुशलता का प्रदर्शन करना उनके लिए मुश्किल था। वे शांग लियू के पास जाकर तरह तरह के गणितीय समीकरण सुनाना शुरू नहीं कर सकते थे, वह उन्हें पागल समझती। और शायद ही उन्हें कभी अपनी कुशलता से उन्हें प्रभावित करने का दूसरा मौका मिलता। शिक्षक शांग, कृपया इधर आइए। यांग वेई ने विनम्रतापूर्वक उसे मंच की ओर निर्देशित किया। जुआन ने अपनी अधीनता पर जीभ चटकाए। यकीनन ये चापलूसी की पराकाष्ठा थी। शांग लियू ने सहजता से बैठते हुए छात्रों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कृपया शांत हो जाएं ताकि उनके मैच में कोई बाधा न आए।
उसके शब्दों में मानो कोई जादू सा समाया हुआ था। कुछ क्षण पहले तक जो कक्षा किसी बाजार की तरह शोरगुल भरी थी, वह एकदम शांत हो गई। जुआन ने उसकी करिश्माई अदा से प्रभावित होकर हल्का सा सिर हिलाया। यांग वेई ने कमर कस ली, जोश से उसकी रगों में ऊर्जा दौड़ रही थी। वह अपनी देवी को अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। पिछले कुछ दशकों में अर्जित अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने 20 अत्यंत कठिन प्रश्न तैयार किए। उसे पूरा विश्वास था कि इनमें से कोई भी छात्र इन्हें हल नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि वह स्वयं भी एक पल के लिए भी विचलित हो जाए तो इन प्रश्नों में अटक जाएगा। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि क्या होने वाला है। जुआन सवालों को हल न कर पाने की निराशा में अपनी ब्रश चबाएगा। वह बेशर्मी से कहेगा कि ये सवाल अनसुलझे हैं। फिर छात्रों की श्रद्धा भरी निगाहों के सामने यांग वेई धीरे धीरे हर एक सवाल का हल निकालेगा और वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर अचंभित रह जाएंगे। शायद शांग लियू भी मुझे चमकती आंखों से देखेगी। शायद यहीं से एक सुखद रिश्ते की शुरुआत हो। इसके बारे में सोचते ही उसके गाल हंसी से कांपने लगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे शांत होना होगा। इस समय बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे अपनी छवि का ख्याल रखना होगा। उसके हाव भाव को ध्यान में रखते हुए यांग वेई ने धीरे से खांसा और फिर परीक्षा पत्र जुआन को देते हुए कहा, अभी भी पीछे हटने का मौका है। अगर तुम एक भी सवाल हल नहीं कर पाए तो तुम्हें अकादमी छोड़नी पड़ेगी। वह शांग लियू के सामने ये शब्द केवल यह जताने के लिए कह रहा था कि उसका अपने छात्र को घेरने का कोई इरादा नहीं है। असल में छात्र ने ही ऐसा करने पर जोर दिया था। जाहिर है, मौजूदा तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जुआन के लिए आसानी से पीछे हटना नामुमकिन था। इसके जवाब में जुआन ने धीरे से हंसते हुए कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अकादमी छोड़ने वाले तुम ही होगे। यांग वेई ही नहीं, बल्कि कक्षा में मौजूद अन्य छात्रों को भी लगा कि जुआन का दिमाग कुछ गड़बड़ है। शांग लियू रहस्यमयी मुस्कान के साथ यह सब देखती रही, मानो उसे कुछ ऐसा पता हो जो बाकी लोगों को नहीं पता। अज्ञानी और अहंकारी। यांग वेई गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हें अपने इस घमंड का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने यांग वेई को ट्रोल करके 541 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अपनी देवी के सामने अपमानित होना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, खासकर तब जब यह अपमान एक साधारण छात्र द्वारा किया गया हो। उस तीखी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए जुआन ने आराम से कंधे उचकाए और परीक्षा पत्र उठा लिया। अचानक वह जोर से हंस पड़ा। बस इतना ही है तुम्हारे पास? सच कहें तो उसे यकीन नहीं था कि वह सभी सवालों के जवाब दे पाएगा। आखिर उसे इस दुनिया में गणित के विकास की सही जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उसने कागज पर सवाल देखे तो उसे एहसास हुआ कि उसने यांग वेई की क्षमता को जरूरत से ज्यादा आंका था। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप फालतू बोलने के बजाय प्रश्नों के उत्तर देने पर ध्यान दें। अगर आप कक्षा समाप्त होने से पहले पेपर पूरा नहीं कर पाए तो यांग वेई ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उनका निहितार्थ स्पष्ट था। शांग लियू ने कहा, क्लास खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? क्यों ना हम इसके बजाय कुछ और करें? चूंकि अगली क्लास मैं ले रही हूं, इसलिए मैं पाठ का आधा हिस्सा आपको दे दूंगी ताकि आप आराम से पढ़ सकें। यांग वेई इस प्रस्ताव से अचंभित रह गया। हालांकि उसे नहीं लगा कि शांग लियू ने जुआन की मदद करने के लिए यह प्रस्ताव रखा होगा। आखिरकार उन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए उसके लिए उसकी परवाह करने का कोई कारण नहीं था। मेरी देवी शायद जुआन पर तरस खा रही हैं और उसे एक मौका देना चाहती हैं। उन्हें यह भी चिंता होगी कि कहीं दूसरे मुझ पर जूनियर्स को धमकाने का आरोप न लगा दें, और इसलिए वे मेरी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रही हैं। कितना मार्मिक है। यांग वेई इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। उसने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। हाँ, शिक्षक शांग की बात बिल्कुल सही है। जुआन, मैं तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आधी कक्षा का समय और देता हूँ। अंकगणित एक ऐसा विषय है जिसमें या तो आपको समझ आता है या नहीं। अगर आपको सवाल समझ नहीं आया तो मैं आपको दुनिया का सारा समय दे दूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। जुआन ने यांग वेई को जवाब देने का विचार छोड़ दिया। इसके बजाय उसने पहला प्रश्न पढ़ना शुरू कर दिया। 3 लोग 3 दिनों में 3 बाल्टी पानी पीते हैं। 9 लोग 9 दिनों में कितनी बाल्टी पानी पिएंगे? उद्धरण। वेई सुओ की आंखें तुरंत चमक उठी। ये तो बहुत आसान सवाल है। इसका जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। अगर 3 लोग 3 दिनों में 3 बाल्टी पानी पीते हैं तो जाहिर है कि 9 लोग 9 दिनों में 9 बाल्टी पानी पी लेंगे। अधिकांश उपस्थित छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। केवल कुछ ही छात्रों को लगा कि वेई सुओ द्वारा प्रस्तावित उत्तर में कुछ त्रुटि है, लेकिन वे ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि त्रुटि क्या थी। वेई सुओ के आत्मविश्वास भरे बयान पर यांग वेई मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना आसान सवाल पूछूंगा? बेशक, उसने चल रही चर्चाओं को रोकने की जहमत नहीं उठाई। वह किसी भी कीमत पर चाहता था कि ये लोग जुआन को गुमराह कर दें। इस बीच जुआन ने निराशा में अपना सिर हिलाया। इस तरह के सवाल को प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी आसानी से हल कर सकते हैं। 3 लोग 3 दिनों में 3 बाल्टी पानी पीते हैं, यानी उनमें से 3 लोग हर दिन 1 बाल्टी पानी पीते हैं। इसे समानुपातिक रूप से गुना करने पर 9 लोगों को हर दिन 3 बाल्टी पानी पीना चाहिए और 9 दिनों में 27 बाल्टी पानी पीना चाहिए। जुआन ने जवाब लिख लिया और यांग वेई की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव हो सकता है? पहली बार जब उन्होंने एक प्राचीन अभिलेख में ये प्रश्न देखा तो वे इसके झांसे में आकर गलत उत्तर दे बैठे। इसके बाद उन्होंने ये प्रश्न अपने कई सहकर्मियों से पूछा और उनमें से अधिकांश ने सहज रूप से उत्तर दिया, पानी की 9 बाल्टियां। इस व्यक्ति ने इसे इतनी आसानी से कैसे हल कर लिया? लेकिन फिर भी ये सवाल इतना मुश्किल नहीं था। हो सकता है कि जुआन को बस किस्मत का साथ मिल गया हो। ये तो सबसे आसान सवाल है। हर अगले सवाल के साथ मुश्किल बढ़ती ही जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आप इतने भाग्यशाली रह पाएंगे। अब जबकि जुआन ने एक सवाल का जवाब दे ही दिया था तो उसे अकादमी से निकालना शायद और भी मुश्किल हो जाएगा। काश मुझे पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उम्मीदें इतनी कम क्यों रखता। आपने यांग वेई को सफलतापूर्वक ट्रोल कर दिया है। 9 क्रोध बिंदुओं के प्रवाह को देखकर जुआन आश्चर्यचकित रह गया कि यांग वेई ने अपने नाम को कितनी अच्छी तरह से सार्थक किया। यहाँ तक कि उसके क्रोध बिंदु भी लगातार धारा में बहने के बजाय धीरे धीरे आ रहे थे। 1 वह दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ गया। एक किसान की पत्नी नदी किनारे बर्तन धो रही है। राहगीर उससे पूछते हैं कि उसके पास इतने सारे बर्तन क्यों हैं। वह जवाब देती है कि उसने अभी अभी कई मेहमानों की मेजबानी की थी। हर 2 लोग चावल का 1 कटोरा, हर 3 लोग सूप का 1 कटोरा और हर 4 लोग एक तरह का व्यंजन साझा करते थे। कुल मिलाकर 65 कटोरे हैं।
उसने कितने मेहमानों की मेजबानी की थी? अध्याय 83 बेशर्म। एक छात्र ने तुरंत हैरानी से कहा, क्या वह परिवार बहुत कंजूस नहीं है? 2 लोगों को चावल का एक कटोरा साझा करना पड़ता है। वे इस तरह कैसे खाते हैं? यांग वेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम सवाल में ही क्यों खामियां निकाल रहे हो? हम यहाँ सवाल का जवाब देने आए हैं, न कि इस बात पर गपशप करने की परिवार कंजूस है या नहीं। जुआन ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यांग वेई को इतना सरल प्रश्न मुश्किल क्यों लग रहा है। क्या इस दुनिया के लोगों को बीजगणित की अवधारणा समझ नहीं आती? जुआन ने 60 लिखने से पहले एक मोटा मोटा हिसाब लगाया। घटक। यांग वेई सदमे से घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? क्या उस आदमी ने पहले से ही उत्तर कुंजी देख ली थी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने ये सवाल मौके पर ही बनाए थे। क्या ये सवाल वाकई इतने आसान हैं? उसे अपनी मानसिक स्थिति पर संदेह होने लगा, लेकिन आसपास के छात्रों के चेहरों पर दिख रहे उलझन भरे भावों को देखकर उसे तसल्ली मिली। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़के ने जरूर सवाल का जवाब अंदाजा लगाया होगा और पहली ही कोशिश में 60 अंक पा लिए होंगे। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जुआन तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ी। ब्राइटन मून शहर के बाजार में एक मुर्गे की कीमत 5 कियान, एक मुर्गी की कीमत 3 कियान और 3 चूजों की कीमत 1 कियान है। किसान ने कुल 100 कियान खर्च करके 100 जानवर खरीदे। तो उसने कुल कितने मुर्गे, मुर्गियां और चूजे खरीदे? 1। ये सवाल काफी दिलचस्प लग रहा है। इसमें 3 अज्ञात चर हैं, लेकिन हम यहाँ केवल 2 समीकरण ही बना सकते हैं। हालांकि चून की संख्या काफी कम है, इसलिए हम अनुमान लगाकर जांच कर सकते हैं। बेशक, हम उत्तर का पता लगाने के लिए सभी संभावनाओं का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाएंगे। इसमें एक तरकीब है। मुर्गों, मुर्गियों और चूजों की संख्या को क्रमशः x, y और z मानकर हम समीकरण को सरल करके y = 100 - 7x4 लिख सकते हैं। ये देखते हुए कि मुर्गों, मुर्गियों और चूजों की संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, समीकरण 107x एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 4 से विभाज्य हो, जिसका अर्थ है कि x एक सम संख्या होनी चाहिए। वहां से हम जल्दी से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुल मिलाकर 4 मुर्गे, 18 मुर्गियां और 78 चूजे हैं। 2। जब यांग वेई ने जुआन को उत्तर लिखते देखा तो वह एक पल के लिए सुनना पड़ गया। 3 प्रश्न। उसने पहले ही 3 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए हैं। भारी भीड़ के सामने वो अपनी धौंस जमाकर जुआन के जवाब को गलत साबित करने की जिद नहीं कर सकता था। भले ही ये छात्र सवालों को ठीक से हल न कर पाएं, लेकिन उनके लिए पीछे से गणना करके जवाब की पुष्टि करना काफी आसान था। इन सब के अलावा शांग लियू की निगाहें भी उस पर टिकी हुई थीं। आखिर ये आदमी ये सब कैसे कर रहा है? क्या उसे बेकार नहीं होना चाहिए? वो इन सभी सवालों के जवाब इतनी आसानी से कैसे दे पा रहा है? और जिस गति से वो इन समस्याओं को हल कर रहा है, वो अविश्वसनीय है। जुआन द्वारा 3 प्रश्नों का सही उत्तर देने के साथ ही शर्त हार चुकी थी। यांग वेई अब उसे अकादमी से बाहर नहीं निकाल सकता था। इसके बजाय उसे प्रार्थना करनी थी कि जुआन सभी प्रश्नों का उत्तर न दे पाए, अन्यथा वह मुश्किल में पड़ जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के शर्त मान ली। जुआन की गणित में उच्च दक्षता अप्रत्याशित थी और इससे वह अंदर ही अंदर घबरा गया। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। प्रश्न उत्तरोत्तर कठिन होते जा रहे हैं, खासकर अंतिम प्रश्न। मुझे यह एक प्राचीन अभिलेख में मिला। छात्रों को छोड़ दें तो वह स्वयं भी इस प्रश्न को हल नहीं कर सका। चाहे यह व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसकी क्षमताओं की भी एक सीमा तो होगी ही। वह इतने प्राचीन और कठिन प्रश्न को हल नहीं कर सकता। जुआन ने जैसे जैसे एक के बाद एक सवाल हल किए, उसकी कलम तेजी से पन्ने पर चलने लगी, जिससे आसपास के छात्र आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो उन्हें लगा कि शायद किस्मत ने ही उसे सही जवाब का अंदाजा लगाने में कामयाब कर लिया है। लेकिन जिस तरह से उसने बिना रुके एक के बाद एक सवाल सही हल किए, उससे साबित हो गया कि वह गणित का एक विलक्षण प्रतिभाधारी था। उनमें से कई लोग जुआन को खुद को मूर्ख साबित करते देखना चाहते थे। आखिर उसने अकादमी की सबसे खूबसूरत लड़की चूचुयान से शादी कर ली थी और कई स्वीट हार्ट रैंकिंग वाली लड़कियों के साथ इश्कबाजी भी करता था। उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि जब बाकी सब अभी भी अविवाहित हैं, तब जुआन का हरम कैसे चल रहा है। उनमें से कोई भी उसे अकादमी से निकालने का जरा सा भी मौका मिलते ही झपट पड़ता। हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे चुनौती आगे बढ़ी, जुआन को एक के बाद एक सवालों के जवाब देते देख उनमें से कोई भी निराश नहीं हुआ, बल्कि वे उत्साह से कांपने लगे थे। आखिर किसी सहपाठी को निष्कासित होते देखने से कहीं ज्यादा दिलचस्प बात तो अपने ही शिक्षक को निष्कासित होते देखना था। शांग लियू के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी निगाहें जुआन पर टिकी हुई थीं। किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते समय वह वाकई बेहद आकर्षक लगता था। उसे मंडप में हुई उनकी पहली मुलाकात याद आ गई, जिससे उसके बारे में उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर यह आदमी कितने रहस्य छिपा रहा है? शांग लियू के शांत स्वभाव के विपरीत यांग वेई अपने पसीने से भीगे हुए रुमाल से बार बार अपना माथा पोंछ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि भीड़ की निगाहें चुपचाप उस पर टिकी हुई हैं, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। वह आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। अंत में जुआन अंतिम प्रश्न तक पहुंच गई। 2 किसान पत्नियां ब्राइटन मून शहर के बाजार में कुल 100 मुर्गी के अंडे बेचने के लिए लाईं और दोनों को अपना सामान बेचने के बाद बराबर रकम मिली। पहली ने दूसरी से कहा, अगर मेरे पास तुम्हारे जितने अंडे होते तो मैं 15 चांदी के कियान कमा सकती थी। दूसरी ने जवाब दिया, अगर मेरे पास तुम्हारे जितने अंडे होते तो मैं सिर्फ 6 और 2/3 कियान कमा सकती थी। दोनों के पास कुल कितने अंडे हैं? छात्रों ने आपस में इस प्रश्न पर उत्साहपूर्वक चर्चा शुरू कर दी। यह अजीब है, दोनों ही मुर्गी के अंडे बेच रहे हैं, है ना? फिर उनकी कीमतें अलग अलग क्यों हैं? क्या ये बिल्कुल सामान्य नहीं है? ये तो स्पष्ट है कि उनमें से एक दूसरी से अधिक सुंदर है। लोग स्वाभाविक रूप से अधिक सुंदर किसान की पत्नी से ही सामान खरीदेंगे, भले ही वह अधिक महंगा हो, और बदसूरत दिखने वाली के पास ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमत कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कितने ज्ञानवर्धक शब्द हैं। अल्पविराम। ये सवाल देखकर जुआन दंग रह गया। उसने यांग वेई की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें ये सवाल मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा, है ना? यांग वेई हताशा से उबल रहा था। बिल्कुल, आखिर मैं इसे आखिर के लिए क्यों छोड़ता? हालांकि अब वह जुआन को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, जो लोग इसे हल करने में सक्षम हैं, उन्हें इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखती।
जी हाँ, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, जुआन ने उत्तर दिया। यह मूल रूप से 4 चरों वाले एक साथ समीकरणों से संबंधित एक समस्या थी। गणनाएं थकाऊ थीं, लेकिन प्रश्न स्वयं किसी भी प्रकार से कठिन नहीं था। जुआन के जवाब से यांग वेई को बहुत गुस्सा आया। मैं तो बस आपके साथ शिष्टाचार निभा रही थी, लेकिन आप तो हद ही कर रही हैं, है ना? क्यों ना आप इसे हल करके मुझे सही उत्तर बताएं। आपने यांग वेई को ट्रोल करके 222 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने यांग वेई की ओर हैरानी भरी नजर से देखा। उसने दूसरे कागज पर कई गणनाएं की और अंत में उत्तर लिख दिया। पहले किसान की पत्नी के पास 40 अंडे थे और दूसरे किसान की पत्नी के पास 60 अंडे थे। कई छात्र लगन से जुआन के उत्तरों की जांच कर रहे थे। थोड़ी देर रुकने के बाद उनमें से एक ने उत्साह से कहा, उसने सही उत्तर दिया। उसने सभी 20 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। भीड़ अचंभित थी। सबकी निगाहें यांग वेई की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि उसकी पिछली शर्त अभी भी सबके दिमाग में ताजा थी। चूंकि जुआन ने 20 सवालों के सही जवाब दे दिए थे, इसलिए अब उसके लिए ब्राइटन मून अकादमी से इस्तीफा देने का समय आ गया था। यांग वेई के कानों में मानो तेज झंझनाहट हो रही थी। अभी अभी जो कुछ हुआ था, वह उसकी समझ से परे था। एक नाकाबिल छात्र को कुचलने का उसका मिशन तो आसान और सुखद होना चाहिए था। भला किसने सोचा होगा कि पासा उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। ये तो ठीक नहीं। क्या वो कुख्यात फिजूल खर्च नहीं है? भला वो गणित में इतना कुशल कैसे हो सकता है? जुआन ने खूबसूरत शांग लियू की ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षिका शांग, है ना? गवाह के तौर पर मैं चाहूंगी कि आप इस शर्त के विजेता का नाम घोषित करें। कहने की जरूरत नहीं, तुम जीत गए। शांग लियू ने जवाब में सिर हिलाया और उसकी ओर एक समझदारी भरी मुस्कान बिखेरी। प्रतियोगिता का नतीजा तय हो जाने पर जुआन ने यांग वेई की ओर मुड़कर कहा, शिक्षक यांग, मुझे याद है किसी ने कहा था कि अगर मैं सभी 20 सवालों के सही जवाब दे दूं तो वह अकादमी से इस्तीफा दे देगा। क्या आपकी बात अभी भी सच है? यांग वेई का चेहरा देखते ही देखते लाल हो गया। उसने गुस्से में जुआन की ओर उंगली उठाते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने धोखा दिया। हाँ, तुमने धोखा दिया ही होगा। देवी के सामने शर्मिंदा होने की सारी चिंता हवा हो गई थी। इस समय सबसे जरूरी था कि उसकी नौकरी बच जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह पूरे महान जोऊ राजवंश में पहला ऐसा शिक्षक बन जाएगा जिसे अपने छात्र के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। अगर उसे इस तरह की बेइज्जती झेलनी पड़ी तो वह फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा। तस्क कक्षा में असंतोष भरी फुफकारें गूंज उठीं। छात्र उसके वादे से मुकरने के इस कायरतापूर्ण प्रयास से काफी असंतुष्ट थे। शांग लियू ने भी भौहें चढ़ा लीं। शिक्षक यांग, हम सभी इस प्रक्रिया के साक्षी हैं। भला वह कैसे धोखा दे सकता था? यांग वेई को शांग लियू की निगाहों में तिरस्कार साफ दिखाई दिया, जिससे वह और भी उत्तेजित हो गया। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया, मुझे अब याद आया, अगर किस्मत अच्छी हो तो इन सभी सवालों का जवाब आसानी से अनुमान लगाकर दिया जा सकता है। वैसे भी संख्याएं इतनी बड़ी नहीं हैं। वह एक एक करके हर संख्या को हल करके जवाब पा सकता था। उसकी गणना देखो। क्या तुम में से किसी को समझ आ रहा है कि उसने क्या लिखा है? उसने तो साफ तौर पर अनुमान लगाकर ही काम चलाया है। कुछ छात्रों ने जुआन के काम का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और वे यांग वेई की बातों से सहमत हो गए। ये वाकई समझ से परे हैं। अगर उसने सचमुच सभी उत्तरों का अनुमान लगाया है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी? वैसे भी उसने कल ही कैसीनो से 7.5 मिलियन चांदी के सिक्के जीते थे, इसलिए शायद उसकी किस्मत में कोई कमी नहीं है। जुआन ने गहरी सांस ली। बेशर्म आदमी के रूप में आपकी बदनामी तो पहले से ही फैली हुई है, लेकिन आपकी बेशर्मी ने तो मेरी कल्पना से भी परे जाकर सब कुछ कह दिया है। अपने ही छात्रों के सामने बेतुकी बातें करने में आपको कोई झिझक नहीं होती। आप हमें सीधे सीधे ये क्यों नहीं बता देते कि मेरे जवाब सही हैं या गलत? सही जवाब पाने का क्या फायदा? अगर सही तरीके से जवाब पाने के चरण ही गलत हैं तो ये सारे जवाब महज तुक्के हैं, जिनके कोई अंक नहीं मिलने चाहिए। यांग वेई ने जोर देकर अपनी बात रखी। ये गणित की कक्षाओं का आम नियम है। इस नियम का मकसद नकल करने वालों और तुम्हारी तरह किस्मत से सही जवाब पाने वालों से निपटना है। शांग लियू ने धीरे से हंसते हुए कहा, शिक्षक यांग, मुझे नहीं लगता कि आपकी बातें कुछ मायने रखती हैं। अगर वह 1-2 सवालों का सही अनुमान भी लगा ले तो भी 20 सवालों के सही जवाब देना उसके लिए मुमकिन नहीं है। शायद वह कोई ऐसा नया तरीका अपना रहा है जो पहले किसी ने नहीं देखा हो। उनकी आकर्षक सूरत और शालीन व्यवहार के कारण वे दूसरों को आसानी से मना लेती थी, बिना अपने दृष्टिकोण को आक्रामक रूप से थोपने की आवश्यकता के। शिक्षक शांग सही हैं। दुनिया में इस तरह का बड़ा संयोग होना समझ में नहीं आता। अल्पविराम। यांग वेई की भौहें गुस्से से तन गईं। क्या यह महिला जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश रच रही है? उसकी नौकरी और इज्जत दोनों दांव पर लगी थी, ऐसे में उसे इस महिला से अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोई परवाह नहीं थी। क्रोध से लाल होते हुए उसने शांग लियू को नीचे उतारना शुरू कर दिया। शिक्षक शांग, आप विदेशी भाषा के शिक्षक हैं, इसलिए गणित न जानने के लिए मैं आपको दोष नहीं देता। उसने जो तरीके लिखे हैं वे बिल्कुल बेतुके हैं। राजधानी में स्थित राज अकादमी के गणित शिक्षक भी उन्हें नहीं समझ पाएंगे। दुनिया में ऐसे तरीके हैं ही नहीं। इसलिए एकमात्र संभावना यही है कि उसने संयोग से सब कुछ सही कर लिया हो। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो क्यों ना आप उससे पूछें कि उसने सही उत्तर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। उसने पहले ही तय कर लिया था कि जुआन की व्याख्या चाहे समझ में आए या ना आए, वह उसे बकवास समझकर नजरअंदाज कर देगा। उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, इसलिए इस समय उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। शांग लियू खुद को एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ पा रही थी। यांग वेई ब्राइटन मून शहर में गणित के एक जाने माने विशेषज्ञ थे, जिससे वे इस विषय पर काफी प्रभावशाली व्यक्ति बन गए थे। इस मामले पर टिप्पणी करने की उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। मदद करने का कोई रास्ता न देखकर उसने जुआन की ओर देखा। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगा। समस्याओं को सुलझाने में उसकी हमेशा से ही अनोखी कुशलता थी। गणित में तुम्हारी कमजोर क्षमता को देखते हुए मुझे संदेह है कि अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी करूं तो भी तुम मेरी विधियों को समझ पाओगे, जुआन ने शांत भाव से उत्तर दिया। यांग वेई इतना क्रोधित हुआ कि वह हंसने लगा। हा हा हा, क्या तुम सुन रहे हो कि वह घमंडी आदमी क्या कह रहा है? मैंने पहले कभी इतना उद्दंड छात्र नहीं देखा। मैं इसकी शिकायत अकादमी से करूंगा और शिक्षक का अनादर करने के आरोप में तुम्हें निष्कासित करवा दूंगा। आपने यांग वेई को ट्रोल करके 521 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं।
एक ताइल और कियान प्राचीन चीन में वजन मापने की इकाइयां थीं, जिनमें एक ताइल 37.7 ग्राम लगभग 10 कियान 3.7 ग्राम के बराबर होता था। कियान का प्रयोग सिक्कों के संदर्भ में अधिक होता है, जबकि ताइल का प्रयोग बड़ी सिल्लियों के संदर्भ में किया जाता है। 2. वास्तव में इस प्रश्न के 2 अन्य संभावित उत्तर हैं। अन्य 2 संभावनाओं का पता लगाना मैं पाठक पर छोड़ता हूं, या तो उल्लिखित विधि का उपयोग करके या अंतिम से पहले वाले चरण को और परिष्कृत करके। अध्याय 84। एक भी प्रश्न सही नहीं। यांग वेई के चेहरे के भाव देखकर जुआन मुस्कुराया। यांग वेई का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने शिक्षक से कहा, इस समस्या का एक बहुत आसान हल है। मैं भी 20 सवाल देता हूं। चाहे तुम नकल करो या अंदाजे से हल करो, बस तुम सारे सवाल हल कर लो। छोड़ो, मैं तुम्हें छूट देता हूं। अगर तुमने आधे भी हल कर लिए तो मैं अपना सामान समेटकर तुरंत अकादमी से निकल जाऊंगा। अगर नहीं कर पाए तो मैं तुमसे शर्त पूरी करवाऊंगा। कैसा रहेगा? चाहे कुछ भी हो जाए। यांग वेई राज दरबार का एक अधिकारी और अकादमी द्वारा नियुक्त एक शिक्षक था। जुआन और अकादमी दोनों ही उसे महज एक शर्त के आधार पर बर्खास्त करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अगर यांग वेई जुआन द्वारा पूछे गए एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो क्या होता? चाहे वह कितना भी निर्लज्ज क्यों न हो, वह अकादमी में रहने की बदनामी को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करता। यांग वेई अचानक हुए इस प्रस्ताव से स्तब्ध रह गया। जुआन ने जिस आसानी से सभी 20 प्रश्नों को हल कर लिया था, उससे वह घबरा गया था और उसका आत्मविश्वास तेजी से कम हो रहा था। शांग लियू ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, शिक्षक यांग, आप निश्चित रूप से अपने छात्र से डर नहीं सकते, है ना? बिल्कुल नहीं। यांग वेई तुरंत सीधा खड़ा हो गया। तो जो करना है करो। अगर तुम्हें हार मानने पर मजबूर करने के लिए 200 सवाल भी हल करने पड़े तो मैं कर दूंगा। ये दांव बुरा नहीं था। भले ही उसे 20 सवालों के जवाब देने का पूरा भरोसा न हो, कम से कम 10 सवाल तो वह आसानी से हल कर ही लेगा। आखिर वह ब्राइटन मून शहर में गणित का एक जाना माना विशेषज्ञ था, जिसने नागरिक मामलों के विभाग के लिए कई सालों के करों की गणना की थी। एक नौजवान के सवाल उसे परेशान नहीं कर सकते थे। अगर वह सफल हो गया तो वह जुआन को अकादमी से बाहर का रास्ता दिखा देगा। जुआन को यांग वेई की प्रतिक्रिया से उसके मन की बात का कुछ अंदाजा हो गया और वह मन ही मन मुस्कुराया। तो मैं तुम्हें गणित की भयावहता दिखाऊंगा। उसके पास कई तर्कसंगत प्रश्न हो सकते थे, लेकिन उसने कम प्रचलित ज्यामिति के प्रश्नों का उपयोग न करने का निर्णय लिया। उसे संदेह था कि इस दुनिया में शायद ही कोई पाए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाता होगा और इस तरह की चीजों के बारे में जानता होगा। ऐसे प्रश्न पूछने से दूसरों को यही लगेगा कि वह जानबूझकर यांग वेई के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यांग वेई को पूरी तरह से हराने के लिए उसे ऐसे सवाल तैयार करने थे जिन्हें हर कोई समझ सके लेकिन हल न कर सके। समझ गए? जुआन ने अपनी ब्रश की तेज और कुशल स्ट्रोक से पलक झपकते ही 20 प्रश्न लिख डाले। उन्होंने मुस्कुराते हुए कागज का पन्ना यांग वेई को सौंप दिया। चूंकि आप गणित के जाने माने विशेषज्ञ हैं, मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों को हल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। यांग वेई जुआन की अचानक दिखाई गई विनम्रता से हैरान रह गया। उसने अपना गला साफ किया। बेशक, आप जैसे कनिष्ठ से पूछे गए प्रश्न कितने कठिन हो सकते हैं। उसने कागज उठाया और पहला प्रश्न पढ़ा। There are two numbers, each between 1 and 20. The sum of the two numbers is given to person A, and the product of the two numbers is given to person B. Person A told person B that he didn't know what the two numbers were, and person B said that he didn't know either. With that, person A said that he knew the answer now, and person B replied that he knew the answer too. What are the two numbers? 1. Based on the questions Yang Wei had come up with, the concept of multiplication did exist in this world, so it wasn't out of the syllabus. Yang Wei blinked his eyes several times after reading the question. What the hell is this? I've never seen such questions before. This, how the hell do I solve such a question? The question looked simple enough at first glance, but as he tried to solve it, cold sweat began dripping from his face. Despite the knowledge he had accrued throughout his entire life, he found himself unable to figure out a way to solve this question. The surrounding students also began discussing the question. They had never seen such a novel question before. However, even after racking their brains for a long while, they had no idea where to begin. Silence. Yang Wei was hoping for some inspiration from the students around him, but most of their discussion was nonsensical, contributing nothing. This made him incredibly frustrated. The students stuck out their tongues at him in response. You are the one who can't solve the question. Why are you venting your frustrations on us? Yang Wei's face turned as black as charcoal at their mutterings. It was then that he realized there were only 20 numbers in total. At most, I'll just try the numbers one by one. I reckon that's how that fellow solved my questions earlier. He quickly composed himself and proceeded with his calculations. The students looked on as he began working through the problem, feeling deeply impressed. As expected of the teacher, he managed to find a way to work out the answer in just a few moments. Meanwhile, Zuan was sitting cross-legged on a chair, calmly sipping a cup of tea which Wei Suo had brought out from God knows where. His eyes were fully on Shang Liu, appreciating her marvelous figure. He'd met quite a few beauties after coming to this world, but even he had to admit that her charm was the real deal. Shang Liu, on the other hand, was focused on the question. Even though she was a foreign language teacher, she still knew a thing or two about arithmetic. She had been able to solve most of Yang Wei's questions earlier, but the question Zuan devised was simply too bizarre. No matter how she thought it through, she couldn't make heads or tails out of it. She threw a discreet glance at Zuan, only to see him staring at her. She was amused by how his attention was wandering despite being in the midst of an important bet. This Lursho is confident in himself. He really is different from the others. In contrast to Zuan's relaxed demeanor, Yang Wei's clothes were completely drenched in sweat. He'd made some initial progress through trial and error, but the more he progressed, the more muddled he became. Somehow, every answer he arrived at didn't seem right to him. He swallowed and shot a look at Zuan, who stared back at him with an enigmatic smile on his lips. All of a sudden, it struck him. This fellow must have intentionally put the hardest question in front to trap me. I nearly fell for his ploy. Yang Wei decided to move on to the next question. He would return to this one later on. He flipped over to the second question, and this was what he saw. There are 3 doors in front of you. Behind one of the doors is a treasure, but there is nothing behind the other 2. After you select a door, someone opens one of the 2 remaining doors, revealing an empty room.
Then, the person offers you the chance to switch to another door. To maximize the probability of choosing the door that hides the treasure, would you switch to another door? Please state the reason behind your decision. Though Yang Wei was delighted. That fellow has indeed put the hardest question in front. This is much easier. Amph. Isn't the probability the same regardless of whether I change doors or not? He even tried to mislead me by phrasing the question to make it seem as if there's a better decision. Do you take me for a fool? He quickly wrote down, I won't switch to another door. However, still worried that his answer might be too ambiguous, he jotted down, regardless of whether I switch doors or not, the probability of selecting the door with the treasure is the same. Satisfied with his answer, he moved on to the third question. 5 pirates managed to obtain 100 keystones in a raid. Pirate A was given the right to decide how to distribute the bounty, but the proposal he comes up with must be agreed upon by more than half of the pirates in order for it to be accepted. Otherwise, he would be thrown into the sea, and Pirate B will be given the right to determine the distribution, with the same rules applied. Assuming that you're Pirate A, how should you distribute the keystones in order to maximize your gain? Please assume that the pirates are rational arithmetic experts and they're able to accurately calculate their gains and losses to decide on the best course of action that maximizes their gains. Teen. Yang Wei was stunned. Just what in the world is in that fellow's mind for him to come up with such weird questions? His first response was to equally distribute the keystones among all the pirates, but he soon threw out the answer and tried to calculate other possibilities. The surrounding students also launched into fervent discussion, but none of them had a clue what the optimal distribution for Pirate A was. Shang Liu found the use of the term, pirates, in the question rather endearing. This lure show comes up with interesting questions. After struggling for a while, Yang Wei took out his already soaked handkerchief once more and wiped his forehead. He was in full-blown panic. He couldn't find a way to verify whether his answer was right or not. Should I move on to the next question? Yang Wei remembered how Zuan had chosen to put the hardest question in front and he figured that the questions behind should be easier. Taking a deep breath, he proceeded with the fourth question. 5 prisoners, numbered from 1 to 5, take turns to draw green beans from a rucksack filled with 100 green beans. The rules state that they'll have to take at least 1 green bean. The prisoners are not allowed to communicate with one another, but they are able to count the number of beans left in the rucksack through touch. Which of the 5 prisoners has the highest chance of survival? All the prisoners who end up with the most beans and all with the least beans will be sentenced to death. Note 1. All of the prisoners are smart, rational people who will decide on the best course of action for them. 2. Their primary aim is to survive. If that is not possible, they will aim to kill as many people as possible. 3. There's no need to fully distribute all 100 green beans amongst themselves. Char. Yang Wei nearly burst out cursing on the spot. What is this dumb question? Why are there so many rules here? The question looked simple at first glance, but if one were to start thinking about the specifics, there were so many factors to consider that it could blow one's mind. He spent a while attempting to work out a solution before eventually giving up and moving on to the next question. There are 100 people on an island, 5 of them have red eyes and 95 of them have blue eyes. This island has 3 weird rules. 1. They are not allowed to look into mirrors or any other reflective surfaces, so they aren't able to determine their own eye colors. 2. They can't tell others what their eye colors are. 3. Once a person realizes that he has red eyes, he would have to commit suicide that very night. One day, an adventurer arrived on the island. Oblivious to the rules, while he was partying with everyone else, he accidentally let it slip that some of you have red eyes. Assuming that everyone on the island is smart and capable of logical deduction, what do you think will happen on the island afterward? 5. Yang Wei's eyes lit up. This question was much easier than the ones before. He grabbed his brush right away and began jotting down his answer. Alpiram, Alpiram, Alpiram. Just like that, with bouts of smiles and bouts of stress, he went through the questions one by one. Eventually, he realized that he was only able to solve a few of them. By this time, a huge crowd had formed outside the classroom. Classes had already ended, but to everyone's astonishment, none of the students from the most mischievous yellow class had left yet. Out of curiosity, the students from the other classes decided to head over to take a look. It didn't take long for news of the bet between Zuan and Yang Wei to spread around the entire academy, drawing in massive crowds. If it was only a simple duel between Zuan and Yang Wei, the proud prodigies of the Sky class wouldn't have bothered. However, the presence of Shang Liu changed things. Shang Liu was the most popular teacher in Brightmoor Academy. Her classes were always packed to the brim, and her students were always incredibly focused. Their eyes were simply too caught up in appreciating her beauty to be distracted by anything else. Some of the students came to watch the drama, but the majority flocked over to ogle Shang Liu. However, it didn't take them long to be drawn to Zhu An's questions. What was interesting about Zhu An's questions was that they were very easily understood. Most of them felt that the questions were easily doable, and they naturally began to discuss the possible solutions with one another. Even the prodigies of the Sky class, who were usually only interested in cultivation, began making their own calculations too. Brother-in-law, you're the best. Chu Wanchao wasn't one to miss a commotion, and she seemed oddly proud about the situation. It was almost as if she was the one in the limelight right now. She didn't question her feelings, she put them down to a shared sense of glory with a fellow Chu clan member. The adorable Ji Shaoxi was also standing amidst the crowd, poring over the questions with interest. The slight frown on her face did little to mar her beauty. How are these questions supposed to be solved? Should I go back and ask my father about them? But father isn't interested in this kind of thing. He only fancies those perverted magazines he has stored in his room. He seems to have gotten a new book recently, and he's being very secretive over it. He doesn't even allow me to come close to it. Pei Mianman, dressed in a black cloak that concealed her proud figure, was also watching the spectacle. Her lips inched up into an amused smile. Hiding at the very back of the crowd was Zheng Dan, who was feeling particularly flustered. The reports she had browsed through depicted Zhu An to be a good-for-nothing, and she had put his big win at the Silverhook Casino down to an incredible bit of luck.
She hadn't expected Zuan to be the skilled in arithmetic. लगता है सिल्वर हुक कैसीनो में जो कुछ हुआ वो महज किस्मत का खेल नहीं था। मुझे लगता है कि यांग वेई भी उसके हाथों मारा जाएगा, लेकिन मुझे ये जानने की उत्सुकता जरूर है कि आखिर यांग वेई को उसके पीछे किसने भेजा था। फिर भी मुझे अब से सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि मेरा हनी ट्रैप मुझ पर ही उल्टा पड़ जाए। ऐसा लग रहा था मानो अनंत काल बीत गया हो। तभी शांग लियू ने संकटग्रस्त गणित शिक्षक को याद दिलाया। शिक्षक यांग, समय समाप्त हो चुका है। यांग वेई ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं लगभग काम खत्म कर चुका हूँ। अब तक तो वही थे जो छात्रों को समय सीमा के भीतर उनके सवालों को हल करने के लिए संघर्ष करते देखते आए थे। किसने सोचा था कि एक दिन उन्हें भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इतने सारे दर्शकों के सामने वह बेशर्मी से इसे ज्यादा देर तक खींचना नहीं चाहता था। उसने ब्रश से कुछ आखिरी स्ट्रोक लगाए, फिर उसे नीचे रख दिया और कहा, मेरा काम हो गया। सच कहूं तो उसने जितने भी जवाब लिखे थे उनमें से सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सभी पर उसे भरोसा नहीं था। फिर भी उसे लग रहा था कि उसके पास मौका है। कम से कम उसे 10 सवालों के सही जवाब तो देने ही चाहिए। उसे इस बात की राहत थी कि उसने घमंड में आकर यह ऐलान नहीं किया था कि वह सभी 20 सवालों के सही जवाब देगा। अगर ऐसा होता तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता। अगर वह 10 सवालों के सही जवाब भी दे देता तो वह अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा सकता था। आखिर यहाँ मौजूद हर कोई जानता था कि सवाल कितने मुश्किल थे। कैसा रहा? मैंने कम से कम 10 सवालों के सही जवाब तो दे ही दिए, है ना? जुआन द्वारा अपने उत्तरों की जांच करते समय यांग वेई शांति से प्रतीक्षा कर रहा था और पसीने से भीगा हुआ अपना रुमाल वापस अपनी जेब में रखते हुए उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान उभर आई। उसे पूरा भरोसा था कि ब्राइटन मून शहर में कोई भी परीक्षा में उससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। खैर, उस विकृत मानसिकता वाले जुआन को छोड़कर शिक्षक यांग से जैसी उम्मीद थी उन्होंने सभी सवालों के जवाब दे दिए। वाह, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। मुझे तो एक भी सवाल का जवाब देना नहीं आता। शिक्षक यांग को हमारा अंकगणित शिक्षक यूं ही नहीं बनाया गया है। बिना किसी कौशल के वे कैसे अपनी बात रख सकते हैं? फिर भी मुझे कहना होगा कि जुआन द्वारा पूछे गए प्रश्न वास्तव में कठिन हैं। गणित में उनकी दक्षता कम से कम शिक्षक यांग के बराबर है। मुझे लगता है कि शिक्षक यांग उस छात्र के प्रति नर्म रुख अपना रहे हैं। आखिर उनके लिए किसी छात्र को इतनी गंभीरता से लेने का कोई कारण नहीं है। अल्पविराम। यांग वेई ने आसपास के छात्रों की टिप्पणियों का आनंद लेते हुए गर्व से अपनी पीठ सीधी कर ली। ऐसा लग रहा था कि उसने वर्षों में काफी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। उसने अपनी छाती थपथपाई और शांग लियू की ओर मुड़कर देखा, इस बात से राहत महसूस करते हुए कि कम से कम उसके सामने तो वह अपनी प्रतिष्ठा बचा पाया था। हालांकि शांग लियू उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। उसकी निगाहें पूरी तरह से जुआन पर टिकी हुई थी। वह उत्सुकता से यह जानने की कोशिश कर रही थी कि परिणाम क्या होगा। जुआन ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। क्या यही तुम्हारा स्तर है? लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा ही समझ लिया था। तुम एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। कक्षा में अफरा तफरी मच गई। क्या यांग वेई को लगा जैसे उसे भ्रम हो रहा हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने सब कुछ गलत समझ लिया हो। उसने गुस्से से जुआन को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, झूठ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठे आरोप लगाने की? आपने यांग वेई को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। कुछ ही पल पहले तक वह खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन अब अकादमी में लगभग सभी ने ये घोषणा सुन ली थी कि उसने एक भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है। उसकी भावनाओं में अचानक आई ये गिरावट उसके लिए असहनीय थी। एक असंभव पहेली पहली बार 1969 में प्रकाशित हुई। इस पहेली का नाम मार्टिन गार्डनर ने 1979 में इसे तैयार करते समय रखा था। तब से इस पहेली के कई संस्करण आ चुके हैं। 2. ये प्रसिद्ध मॉन्टी हॉल समस्या है। 3. यह पायरेट गेम है जो गेम थ्योरी पर आधारित एक सरल पहेली है। 4. इस पहेली के बारे में मुझे जो एकमात्र संदर्भ मिला है वह ऑनलाइन URL पर है। 5. यह नीली आंखों वाले द्वीपवासियों की समस्या के समाधान के लिए अपनाए गए उपायों में से एक है कीबोर्ड इमॉर्टल। कीबोर्ड अमर। अध्याय 85। तुम फिर से। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने सारे सवालों के गलत जवाब दिए? तुम शर्त जीतने के लिए ऐसा कह रहे होगे। इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। यांग वेई ने गुस्से से जुआन को घूरा। उसे पूरा यकीन था कि उसे कम से कम 10 सवालों के सही जवाब देने चाहिए थे। वह ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने सचमुच सारे सवाल गलत किए हैं। सचमुच शिक्षक यांग भला सब कुछ गलत कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारी अकादमी के गणित के शिक्षक हैं। जुआन हद पार कर रहा है, सिर्फ शर्त जीतने के लिए झूठ बोल रहा है। इससे पता चलता है कि वह कितना नीच इंसान है। अल्पविराम। तमाम आलोचनाओं के बावजूद जुआन ने अपना आपा नहीं खोया। इसके बजाय उन्होंने यांग वेई द्वारा अभी अभी पूरा किया गया कागज ऊपर उठाया और कहा, अच्छा तो चलिए मैं आपको आपकी गलतियां समझा देता हूं। पहले प्रश्न को देखिए, सही उत्तर 2 और 2 है, फिर भी आपने 10 और 15 लिखा है। आपने शायद बस अंदाजा लगाया होगा इस उम्मीद में कि किसी तरह सही उत्तर मिल जाएगा। यांग वेई शर्म से लाल हो गया। ये सच था कि उसने 2 यादृच्छिक संख्याओं का अनुमान लगाया था। समस्या के बारे में सोचते सोचते वह और भी उलझता चला गया और अंततः हार मान ली। हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आपका प्रश्न बिल्कुल अतार्किक है। इन परिस्थितियों में भला कोई उत्तर कैसे निकाल सकता है? ओह, क्या ऐसा है? जुआन ने तिरस्कारपूर्वक सिर हिलाया। चूंकि आपको ये समझ नहीं आया तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। व्यक्ति ए को संख्याओं का योग तो पता है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि वे 2 संख्याएं क्या हैं। यदि संख्याओं का योग 2 या 3 है तो वह तुरंत जान जाएगा कि वे 2 संख्याएं क्रमशः 1 और 2 हैं। इसी प्रकार यदि संख्याओं का योग 40 या 39 है तो वह जान जाएगा कि वे संख्याएं क्रमशः 20 और 19 हैं। इसलिए दोनों संख्याओं के योग की संभावनाएं 4 और 38 के बीच सीमित हो जाती हैं। आइए 4 को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। यदि 4 दोनों संख्याओं का योग है तो दोनों संख्याएं संभवतः 1, 3 या 2 हो सकती हैं, इसलिए ये निर्धारित करने में असमर्थ है कि कौन सी सही है। अब आइए व्यक्ति बी के दृष्टिकोण से देखें। यदि बी को प्राप्त संख्या एक अभाज्य संख्या होती, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि, तो वह तुरंत यह अनुमान लगा सकता था कि संख्याएं एक और स्वयं वह संख्या हैं। आखिरकार ये 2 ही गुणनखंड हैं।
चूंकि वह तुरंत यह अनुमान नहीं लगा सका कि संख्या क्या है, इसलिए हम सभी अभाज्य संख्याओं को हटा सकते हैं। एक ही दृष्टिकोण पर वापस आते हुए यह मानते हुए कि संख्याओं का योग 4 है और संख्याओं का गुणनफल 3 नहीं है, जो कि संभव है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो b को तुरंत उत्तर पता चल जाता। केवल 2, 2 का संयोजन ही मानदंड को पूरा करता है। ऐसे दो संख्याओं के अन्य संयोजन भी हैं जिनका योग 4 से अधिक होता है। इस प्रकार की a उन दो संख्याओं का पता लगाने में असमर्थ है और b भी इसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है। अपनी लंबी व्याख्या के बाद जुआन ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में सही दिशा होती तो तुम्हें पहली कोशिश में ही जवाब मिल जाता, है ना? इतना आसान। इसीलिए मैंने ये सवाल पहले रखा था। किसने सोचा था कि तुम इतना आसान सवाल भी हल नहीं कर पाओगे? हा हा हा। वहां मौजूद छात्र आपस में कानाफूसी करने लगे। अब जब उसने समझा दिया है तो तर्क काफी सरल लग रहा है। अरे, तब तुम इसे हल क्यों नहीं कर पाए? मैं उस समय इसका जवाब सोच ही नहीं पाया। मेरा मतलब है, शिक्षक यांग भी इसका सही जवाब नहीं दे पाए। अल्पविराम। आसपास बैठे छात्रों की तीखी टिप्पणियों पर यांग वेई का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने लापरवाही से इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया। तो फिर अगले प्रश्न का क्या? क्या संभावना वही नहीं रहती, चाहे कोई भी दरवाजा चुना जाए? इसमें मैं गलत हो ही नहीं सकता। यही वह सवाल था जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा आश्वस्त था। भीड़ ने सहमति में फुसफुसाया। वास्तव में, चाहे कोई भी दरवाजा चुना जाए, संभावना समान होनी चाहिए। चाहे वह दूसरे दरवाजे पर जाए या न जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यांग वेई की बातें सामान्य ज्ञान के अनुरूप थीं। हालांकि जुआन ने गहरी सांस ली और कहा, छात्रों का इस प्रश्न का गलत उत्तर देना एक बात है, लेकिन आप जैसे गणित के शिक्षक से भी वही गलती कैसे हो सकती है? ये तो वाकई, हाय। उसके इस घमंडी रवैये से यांग वेई इतना क्रोधित हो गया कि वह भड़कने ही वाला था। तुम अपना ये रहस्यमयी नाटक बंद करो और बताओ कि मेरी बात में क्या गलत है। आपने यांग वेई को ट्रोल करके 472 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने आखिरकार अपनी व्याख्या शुरू की। आप कोई भी दरवाजा चुने, खजाना मिलने की संभावना 1/3 है। दूसरे शब्दों में, बाकी बचे 2 दरवाजों में खजाना होने की कुल संभावना 2/3 है। अगर मैं दोनों दरवाजों में से एक को खोलकर खाली कमरा दिखाऊं, तो क्या बचे हुए एकमात्र बिना चुने दरवाजे के पीछे खजाना होने की संभावना 2/3 नहीं होगी? इसे देखते हुए आपको अपना दरवाजा जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि खजाना मिलने की संभावना ज्यादा है। बकवास, यांग वेई ने कहा। हर दरवाजे के पीछे खजाना होने की संभावना स्वतंत्र है। ये सब 1/3 होनी चाहिए। उनमें से एक अचानक 2/3 कैसे हो सकती है? जुआन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपके जैसे बुद्धि वाले व्यक्ति को इतना जटिल तर्क समझ में नहीं आएगा। चलिए, मैं इसे आपके लिए आसान शब्दों में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके सामने 10,000 दरवाजे हैं और उनमें से केवल एक के पीछे खजाना है। अगर आप उन 10,000 दरवाजों में से कोई भी चुनते हैं, तो खजाना मिलने की संभावना केवल 10,000 में से एक है ना? इतनी कम संभावना के साथ आपके लिए सही उत्तर देना लगभग असंभव है। ये लगभग निश्चित है कि खजाना बाकी 9,999 दरवाजों में ही है। तो अगर मैं शेष 9,999 दरवाजों में से 9,998 दरवाजे खोल दूं और दिखाऊं कि वे सभी खाली हैं, और मैं आपको भी वही विकल्प दूं, तो क्या आप दूसरे बचे हुए दरवाजे पर जाना चाहेंगे? बेशक मैं बदल जाऊंगा, यांग वेई ने बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब दिया। हालांकि जवाब देते ही उसका मूड खराब हो गया। क्या मैं वाकई गलत था? जुआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। एक गणित शिक्षक से यही उम्मीद थी। आपने वाकई बहुत जल्दी सीख लिया। लगता है अभी भी आप में सुधार की गुंजाइश है। यांग वेई के सिर से मानो धुआं निकलने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे यह आदमी मेरी तारीफ कर रहा हो, लेकिन उसके शब्द इतने अटपटे क्यों लग रहे हैं? आपने यांग वेई को ट्रोल करके 333 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने अपनी समस्याओं को हल करना जारी रखा। अब समुद्री डाकुओं से संबंधित अगले प्रश्न पर चलते हैं। समुद्री डाकू ए के लिए कि पत्थरों का इष्टतम वितरण या तो 97,0,1,2,0 है या 97,0,1,0,2। अपने उत्तर को देखें, क्या ये सही है? यांग वेई ने जुआन के जवाब को गुस्से से खारिज कर दिया। बकवास, समुद्री डाकू ए तो लगभग सारा माल खुद ही ले लेगा। भला बाकी समुद्री डाकू इस बात पर कैसे सहमत हो सकते हैं? मैंने तुमसे कहा था कि ये समुद्री लुटेरे समझदार लोग हैं जो समझदारी से अपने फायदे और नुकसान का आकलन करके सबसे अच्छा फैसला ले सकते हैं। अगर हम तुम्हें उनकी जगह पर रखते तो मुझे लगता है कि तुम अब तक मर चुके होते। जुआन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया। चलिए इस प्रश्न को पीछे से शुरू करते हैं। समुद्री डाकू से वह सबसे सुरक्षित है क्योंकि उसे समुद्र में फेंके जाने का कोई खतरा नहीं है। इसलिए उसकी रणनीति सबसे सरल है। जब तक उससे आगे के सभी लोग मर नहीं जाते, वह सभी 100 की स्टोन पर एकाधिकार कर लेगा। समुद्री डाकू डी का जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे पहले कोई जीवित बचता है या नहीं। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि केवल वह और समुद्री डाकू ही बचते हैं, तो समुद्री डाकू हर हाल में उसके बंटवारे का विरोध करेगा और उसे शार्क को खिला देगा। इससे समुद्री डाकू को सभी की स्टोन पर एकाधिकार मिल जाएगा। इसलिए समुद्री डाकू डी अपनी जान बचाने के लिए समुद्री डाकू सी का समर्थन करने को तैयार है। समुद्री डाकू सी की बात करें तो समुद्री डाकू डी के तर्क के आधार पर वह निश्चित रूप से 100 का प्रस्ताव रखेगा, क्योंकि वह जानता है कि समुद्री डाकू द्वारा मारे जाने से बचने के लिए समुद्री डाकू डी बिना शर्त उसका समर्थन करेगा। अपने और समुद्री डाकू डी के वोट से वह अपने प्रस्ताव के लिए बहुमत का समर्थन प्राप्त करने और सभी 100 की पत्थरों पर सुरक्षित रूप से एकाधिकार करने में सक्षम होगा। हालांकि समुद्री डाकू बी एक पुनर्तः तार्किक विचारक होने के नाते समुद्री डाकू सी की वितरण योजना से अवगत है। वह 98,0,1,1 के वितरण का प्रस्ताव रखेगा। समुद्री डाकू डी और समुद्री डाकू ई उसका समर्थन करने के लिए इच्छुक होंगे, क्योंकि उन्हें एक की स्टोन मिलेगा जो समुद्री डाकू सी की वितरण योजना की तुलना में उनके लिए अधिक लाभदायक है। इस प्रकार वह बहुमत प्राप्त कर लेगा और अपने लिए 98 की स्टोन जमा कर लेगा। दुर्भाग्य से समुद्री डाकू ए भी कमजोर नहीं है। सबकी रणनीति का विश्लेषण करने के बाद वह समुद्री डाकू बी की योजना से भलीभांति परिचित है। इसलिए वह समुद्री डाकू बी का साथ छोड़ देता है, जो उसके प्रस्ताव के बावजूद उसके विरुद्ध ही मतदान करेगा और 97,0,1,2,0 या 97,0,1,0,2 के वितरण का प्रस्ताव रखता है।
इस प्रस्ताव से समुद्री डाकू सी और समुद्री डाकू डी या समुद्री डाकू ए में से कोई एक समुद्री डाकू बी के वितरण से अधिक राशि प्राप्त कर सकेंगे। इस स्थिति में वे समुद्री डाकू ए का समर्थन करेंगे, जिससे समुद्री डाकू ए को 3 वोट मिल जाएंगे और वह बहुमत प्राप्त कर लेगा। इस तरह वह आसानी से अपने लिए 97 की स्टोन हासिल कर लेगा। सभी लोग अचरज से हौंफने लगे। क्या वे समुद्री डाकू हद से ज्यादा चालाक नहीं हैं? अगर असल जिंदगी में भी समुद्री डाकू इतने ही चालाक होते तो कितना डरावना होता। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति है। जो इतना समझदार होगा उसे चोरी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अल्पविराम। यांग वेई की आंखें खाली खाली सी टकटकी लगाए देख रही थीं। वह अपने पैरों पर अचेत अवस्था में खड़ा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जुआन उसकी प्रतिक्रिया से नाराज थी। अरे अरे अरे, क्या तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते? तुमने अभी तक मुझे पर्याप्त क्रोध अंक नहीं दिए हैं। उनकी निराशा के लिए भले ही उन्होंने यांग वेई के उत्तरों को एक एक करके खारिज कर दिया और शेष प्रश्नों को समझाया, फिर भी उन्हें केवल कुछ 100 क्रोध अंक ही प्राप्त हुए। ऐसा प्रतीत हुआ कि गणित के शिक्षक को मानसिक आघात लग चुका था। हे भगवान, उसने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। क्या शिक्षक यांग कुछ ज्यादा ही अक्षम नहीं है? वह हमेशा ऐसे अकड़ कर चलता है जैसे वह कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन असल में वह सिर्फ बातें करता है। छी, हमारे अकादमी में उसके जैसा व्यक्ति शिक्षक के रूप में क्यों है? क्या वह इस तरह से छात्रों को गुमराह नहीं करेगा? अल्पविराम। आसपास के छात्रों की आलोचनाएं यांग वेई के दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी और अंततः उसका दिल टूट गया। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और अपने कानों को हाथों से ढककर कक्षा से बाहर भागा। वह अपनी ओर आ रही सभी चीखों को अनसुना करते हुए पूरी रफ्तार से भागता रहा। वह इस मनहूस जगह से जल्द निकलना चाहता था। यह बेहद अपमानजनक था। उसने सोचा था कि वह जुआन को आसानी से कुचल देगा, लेकिन किसे पता था कि अंत में वही कुचला जाएगा। इस घटना के बाद ब्राइटन मून अकादमी में उसका चेहरा दिखने की हिम्मत ही नहीं रही। अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो, तो वह न केवल ब्राइटन मून शहर में बल्कि आसपास के नगरपालिकाओं में भी निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएगा। वेई सुओ ने जुआन के कंधों की मालिश करने के लिए आगे बढ़कर कहा, बॉस आप कमाल के हैं। अन्य छात्र भी उसके चारों ओर जमा हो गए और उसे चाय नाश्ता देने लगे। गणित में इतनी निपुणता के साथ भले ही वह साधना में पूरी तरह अक्षम हो, उसका भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे में उससे दोस्ती करना ही समझदारी थी। चू हुआनझाओ ने अपने जीजा से बात करने के लिए भीड़ में से निकलने की कोशिश की, लेकिन छात्रों की एक विशाल दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया और उसे अंदर जाने से रोक दिया। हताश होकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। चापलूसों। जी शियाओक्सी का चेहरा भी लाल हो गया था। उसने अभी अभी जो शानदार कारनामा देखा था, उससे उत्साह के मारे उसके गाल लाल हो गए थे। साथ ही उसे जुआन की चिंता भी सता रही थी। कहीं अकादमी के शिक्षक को इस तरह नाराज करने के लिए उसे मुसीबत में न पड़ना पड़े। पेई म्यांमार के होंठ कामुक अंदाज में ऊपर की ओर मुड़े, जिससे उसके आसपास के पुरुष मंत्रमुग्ध हो गए। लगता है उस आदमी के साथ सौदा करना उतना बुरा नहीं था। लगता है मैं उससे कुछ हासिल कर सकती हूँ। कुछ ही दूरी पर इन महिलाओं की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर रही जेंग डैन अपना सदमा मुश्किल से छिपा पाई। उसे लगा कि जुआन के इन महिलाओं के साथ संबंधों की अफवाहें महज सुनी सुनाई बातें हैं। आखिर जुआन भला इन सभी प्रतिभाशाली महिलाओं को कैसे मोहित कर सकता है? शोरगुल के बीच एक गहरी और दमदार दहाड़ सुनाई दी। कक्षाओं में जाने के बजाय तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अकादमी के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? उस आवाज ने कई लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उन सभी को किसी न किसी समय उस आवाज के मालिक के साथ हुए अनुभवों से आघात पहुंचा था। सिर पर एक जगह बाल न होने के बावजूद एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में स्केल लिए भीड़ की ओर तेजी से बढ़ा। अनुशासन के उस्ताद लू डे के अलावा और कौन हो सकता था? भीड़ ने अपने आप ही उसके लिए रास्ता बना दिया। उस अफरा तफरी के ठीक बीच में उसने जुआन को एक कुर्सी पर शान से बैठे देखा, जिसकी सेवा उसके साथी छात्र कर रहे थे। निराशा से उसकी भौहें तन गईं और माथे पर गहरी लकीरें दिखाई देने लगीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शांग लियू पर पड़ी, उसका माथा तुरंत तन गया। अरे, शिक्षक शांग भी यहाँ हैं। आखिर यहाँ क्या हुआ? मैंने यांग वेई को सिर झुकाए लगभग जमीन पर भागते देखा। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे शर्म आ रही होगी। शांग लियू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने जल्दी से पहले घटी घटनाओं का ब्यौरा दिया। उसकी मधुर आवाज दिल को छू गई और उसे सुनना ही अपने आप में एक सुखद अनुभव था। तुम फिर से? लू डे ने जुआन को घूर कर देखा। शांग लियू के प्रति उनके स्नेहपूर्ण भाव गायब हो गए थे। उनकी जगह एक कठोर भाव आ गया था। अध्याय 86, दूध पियो। लू डे की निगाहों की तीव्र गर्मी ने वेई सुओ और अन्य लोगों को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनमें से किसी को भी जुआन के साथ रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था। वे बेवफा कमीने। उसने शांत भाव से लू डे की निगाहों का जवाब दिया। यांग वेई ने पहले मुझे निशाना बनाया। शर्त लगाने का प्रस्ताव तो सबसे पहले उसी ने रखा था। उसकी शर्त स्वीकार करने पर मैं दोषी क्यों बन जाऊं? क्या तुम हमारे अकादमी के नियम भूल गए हो? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है शिक्षकों का सम्मान करना। तुम चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर तुम बड़ों का बुनियादी सम्मान भी नहीं करते, तो अकादमी से निकलने के बाद तुम दुनिया के लिए खतरा ही बनोगे। लू डे ने उसे कड़े शब्दों में फटकारा। मुझे खेद है कि मैं सहमत नहीं हूं। एक छात्र को अपने शिक्षक का सम्मान तभी करना चाहिए जब शिक्षक एक अच्छा आदर्श हो। लेकिन यांग वेई ने निजी कारणों से जानबूझकर अपने छात्रों को परेशान किया। क्या ऐसा व्यक्ति शिक्षक के रूप में सम्मान के योग्य है? जुआन ने भौहें चढ़ाते हुए उत्तर दिया। जुआन की पलटवार करने की हिम्मत देखकर लू डे और भी क्रोधित हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिर भी तुम्हारा शिक्षक है। अगर उससे कोई समस्या भी हो, तो तुम्हें मामले की जांच अकादमी पर छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारे जैसा छात्र भला उससे अपने दम पर कैसे निपट सकता है? तुम्हारा मतलब अपनी मर्जी से उससे निपटना से क्या है? हमारी शर्त खुली और निष्पक्ष थी। यहाँ मौजूद हर कोई मेरी तरफ से गवाही दे सकता है। जुआन ने आसपास के छात्रों की ओर इशारा करते हुए कहा। हमने शिक्षक शांग को यहाँ गवाह के तौर पर बुलाया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ उचित तरीके से हुआ था। शांग लियू ने सहमति में सिर हिलाया। जी हाँ, शिक्षक यांग भी इससे सहमत हैं। शिक्षक शांग, इस आदमी के झांसे में मत आइए। लू डे ने शांग लियू की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर सख्त चेहरे के साथ जुआन की ओर मुड़ गए। तुम तो पक्के जुआरी हो, है ना?
हमारे अकादमी के 10 मुख्य नियमों में से एक नियम जुआ खेलना मना करता है, लेकिन तुम खुलेआम सिल्वरहुक कैसीनो में अपने पैसे से जुआ खेलने चले गए, जिससे बहुत हंगामा मच गया। क्या तुम्हें पता है कि तुमने हमारी अकादमी पर कितना बुरा असर डाला है? मैंने तो अभी तक तुम्हें इसके लिए डांट भी नहीं लगाई, और अब तुम अकादमी के एक शिक्षक के खिलाफ दांव लगा रहे हो। छी, हमें अपनी अकादमी में तुम्हारे जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने चू एस्टेट लौट जाना चाहिए। आसपास मौजूद भीड़ में आक्रोश फैल गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लू डे जुआन को मौके पर ही निष्कासित करने जैसी इतनी कड़ी सजा देगा। बेशक अकादमी में लू डे की ताकत और प्रतिष्ठा को देखते हुए ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में था। भीड़ के पीछे छिपी होंग शिंगइंग ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने वाकई बहुत घमंड दिखाया है ना? लगता है तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल ही गया। अकादमी से निकाला जाना तुम्हारे लिए बहुत अपमानजनक होगा। क्या तुम्हें पता है कि चू परिवार अपनी प्रतिष्ठा को कितना महत्व देता है? तुम यकीन मानो कि गुरुजी और माताजी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। महज 2 दिन पहले होंग जोंग ने उसे संयम बरतने की चेतावनी दी थी। अपने पिता के लिए परेशानी न खड़ी करने के लिए होंग शिंगइंग ने समझदारी से जुआन से उलझना बंद करने का फैसला किया और अपना सारा ध्यान साधना पर केंद्रित कर दिया। He had been in the midst of cultivating earlier when he was drawn over by the commotion. He followed the rest of the crowd and was confronted with the sickening sight of Zuan basking in the limelight. He felt physically sick, as though he'd just eaten some shit. वह उस घिनौने दृश्य से मुंह मोड़ने ही वाला था कि तभी स्थिति में नाटकीय मोड़ आ गया। इस घटनाक्रम से वह बेहद उत्साहित हो गया और उसने जश्न मनाने के लिए बाद में अपने लंच में 2 व्यंजन और जोड़ने का फैसला किया। होंग शिंगइंग की भावनाओं को साझा करने वाला एक और व्यक्ति युआन वैंडोंग था। उसे अकादमी में वर्षों से प्राप्त अपनी उच्च प्रतिष्ठा पर हमेशा गर्व रहा था और कई लोग उसका सम्मान करते थे। उसने 5वीं रैंक में अपनी सफलता की घोषणा धूमधाम से करने की उम्मीद की थी, लेकिन जुआन ने उसकी योजनाओं पर पानी फेर दिया था। अगर वो किसी माहिर खिलाड़ी से हारता तो शायद उसे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन हार तो उसी निकम्मे से हुई जिसे वो इतने समय से नीचा समझता आ रहा था, जू वेस्टरेलन। उसकी बेइज्जती 100 गुना बढ़ गई थी। इस असहनीय शर्मिंदगी के साथ जीने से बेहतर तो वो मर जाना ही पसंद करता। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा और जुआन को कुर्सी पर पैर मोड़कर घमंडी अंदाज में बैठे देखा तो उसे तुरंत उस घमंडी को सबक सिखाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन पेई म्यांमान की मौजूदगी ने उसे रोक दिया। उसके मन में पेई म्यांमान से मिली पिछली हार ताज़ा थी और इससे उसका सारा हौसला पस्त हो गया। वह अच्छी तरह समझ सकता था कि जैसे ही वह कुछ करने की कोशिश करेगा, जुआन बेशर्मी से अपनी स्त्रियों के समूह को बुला लेगा, इसलिए उसके पास खुद को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। इससे वह असमंजस में पड़ गया, लेकिन लू डे के आगमन से एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया जिसने उसके सीने में मौजूद भारीपन को दूर कर दिया। जुआन ने होंग शिंगइंग और युआन वैंडोंग से मिल रहे गुस्से के छोटे छोटे बिंदुओं को देखा। ये दोनों तिलचट्टों की तरह जिद्दी हैं। हालांकि अभी उनके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। वह लू डे को जवाब देने ही वाला था कि चू हुआनझाओ अचानक आगे बढ़कर झगड़े में शामिल हो गया। अनुशासन प्रमुख लू, आप हद से ज्यादा कर रहे हैं। आप मेरे जीजा को यूं ही कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अकादमी में जुआ खेला हो। इसके अलावा गणित के शिक्षक के साथ लगाई गई शर्त को क्या जुआ माना जा सकता है? और वैसे भी शर्त लगाने वाला यांग वेई था, तो आप उसे सजा क्यों नहीं दे रहे? चू हुआनझाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जुआन ने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। लगता है कि भाभी ही अपने देवर की सच्ची परवाह करती हैं। लगता है कोड़े की मार सहना व्यर्थ नहीं गया। लू डे ने शांत भाव से उत्तर दिया, अकादमी का शिक्षक होते हुए भी किसी छात्र से निजी तौर पर शर्त लगाने के कारण उन्हें ब्राइटन मून अकादमी से बर्खास्त किया जाता है। आपको और क्या कहना है? यांग वेई की अचानक बर्खास्तगी की घोषणा ने एक बार फिर कक्षा में सनसनी मचा दी। हालांकि यांग वेई ने अपनी मर्जी से अकादमी छोड़ने की शर्त रखी थी, लेकिन ये सिर्फ एक मौखिक वादा था। अगर वह इतना बेशर्म होता तो वह बेशर्मी से अकादमी में बना रह सकता था। हालांकि अब हालात बदल चुके थे क्योंकि अकादमी ने आधिकारिक तौर पर उनकी नौकरी समाप्त कर दी थी। यांग वेई के लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था और संभवतः प्रांत की कोई अन्य अकादमी उन्हें नौकरी देने को तैयार नहीं होगी। चू हुआनझाओ जवाब देने ही वाली थी कि लू डे ने तीखी नजर से उसे रोक दिया। वैसे चू द्वितीय महिला ने कुछ समय पहले अकादमी के द्वार पर मुझे धोखा देने के लिए इस आदमी के साथ साजिश रची थी। मैंने अभी तक तुमसे इसका हिसाब नहीं चुकाया है। चू हुआनझाओ लू डे की डरावनी निगाहों के सामने सहम गई। एक युवती होने के नाते उसके लिए लू डे जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का सामना करना मुश्किल था। आखिरकार जुआन को समझ आ गया। अब मुझे पता चला कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह आदमी मुझे ही निशाना बना रहा है। ये सब उस समय हुई घटना की वजह से है। फिर भी क्या वह यहाँ बेवजह नुक्ताचीनी नहीं कर रहा है? शांग लियू ने शांत भाव से कहा, शिष्य गुरु लू के शब्दों के अनुसार शर्त की गवाह होने के नाते क्या मुझे भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए? शिक्षक शांग, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपने मेरी दयालुतावश निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसमें भाग लिया था। इसके लिए आपको दंडित करना उचित नहीं होगा। लू डे ने शांग लियू को जवाब देते हुए अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान बिखेरी। उनके झड़ते बालों के कारण वे उतने आकर्षक नहीं लग रहे थे। तस्क भीड़ ने एक साथ अपनी जीभ चटकाई। बेशक उनमें से किसी ने भी लू डे के कार्यों की आलोचना करने की हिम्मत नहीं की। खैर, एक को छोड़कर। अरे वाह, अनुशासन के उस्ताद लू, आप तो यहाँ दोहरे मापदंड का साक्षात उदाहरण पेश कर रहे हैं। जुआन ने हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। आवाज मधुर और सुरीली थी, जिसका मतलब था कि वह किसी खूबसूरत महिला की आवाज थी। लेकिन किसी कारणवश उसे लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है। अपनी पैनी नजर से उसने देखा कि लू डे के गाल हल्के से फड़क रहे थे। इतना ही नहीं, कई छात्र डर के मारे घबरा गए और कुछ तो बेकाबू होकर कांपने भी लगे। Their female counterparts, on the other hand, seemed unconcerned. हल्की हवा अपने साथ इत्र की खुशबू लेकर आई, जिससे कक्षा में एक सुखद सुगंध फैल गई। जुआन ने यूं ही सोचा कि क्या ये किसी मशहूर ब्रांड की खुशबू है। उसके पीछे एक दुबली पतली आकृति आई, सफेद वस्त्र पहने, लंबे बालों, सुडौल बाहों, गुलाबी आंखों और कोमल चेहरे की विशेषताओं के साथ। यदि यह व्यक्ति पुरुष न होता तो निश्चित रूप से उसके पीछे अनगिनत चाहने वाले होते। जुआन के मन में केवल ज़िशियू ही उसके बराबर का हो सकता था। हालांकि ज़िशियू की कोमल स्त्री जैसी सूरत के बावजूद उसके तौर तरीके और हाव भाव मर्दाना थे, जिससे उसके लिंग को लेकर कोई भ्रम होना नामुमकिन था।
उसकी ओर आ रहे उस व्यक्ति के हाव भाव इतने स्त्री समान थे कि यह पहचानना बेहद मुश्किल था कि वह पुरुष है या स्त्री। चाहे उसके हाथ जोड़ने का तरीका हो या चलते समय उसके कूल्हों का हिलना डुलना, उसके हर हाव भाव में एक विशिष्ट स्त्रीत्व झलक रहा था। वह व्यक्ति कौन है? जुआन आखिरकार सूचना युग में पला बड़ा था और उसने इंटरनेट पर हर तरह की घिनौनी चीजें देखी थीं। उनकी तुलना में यह आदमी बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कम से कम उसका रूप रंग आकर्षक था, जिससे वह उतना विचलित करने वाला नहीं लगता था। इस समय वह सबसे ज्यादा इस बात को लेकर उत्सुक था कि वह व्यक्ति कौन है। दुर्भाग्यवश वेई सुओ आवश्यक जानकारी देने के लिए वहां मौजूद नहीं था। वह काया तो कब का कहीं किसी छिपे हुए कोने में दुबक गया था। इसके बजाय शांग लियू ने चुपके से उसे सारी जानकारी दी। वह बाई सुसु हैं, अकादमी में साधना सिखाने वाले शिक्षक। पीली कक्षा में साधना की कक्षाएं बहुत कम हैं और तुम तो अभी कुछ ही दिन पहले आए हो। अभी तक तुम्हारी उनसे मिलने की कोई वजह नहीं है। बाई सुसु। जुआन को एक पुरुष के लिए ये नाम कुछ अजीब लगा। अयो, लूडे ने बाई सुसु के स्त्री जैसे लहजे की नकल की, फिर तिरस्कार से थूकते हुए कहा, एक मर्द होने के नाते क्या तुम कम से कम थोड़ा कम घिनौना व्यवहार कर सकते हो? तुम्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुमने छोटी बहन शान के साथ पहले तो इतना अच्छा व्यवहार किया और अब मेरे साथ इतना रूखा बर्ताव कर रहे हो। बाई सुसु ने शर्माते हुए कहा, छोटी बहन शान के सामने मैं इतनी फीकी क्यों लगती हूँ? क्या ये मेरी खूबसूरती की वजह से है? सूखी उल्टी की आवाज सुनाई दी। आसपास मौजूद भीड़ का सब्र टूट गया और वे जल्दी से तितर बितर हो गए। शांग लियू की बेफिक्र मुस्कान भी थोड़ी बनावटी लग रही थी। जाहिर है उसे ये तुलना उतनी पसंद नहीं आई थी। लूडे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाई सुसु, जिन मामलों में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उनमें दखल मत दो। यहाँ से दफा हो जाओ। है यो, देखो तुम क्या कह रहे हो। बाई सुसु ने नजाकत से अपना हाथ उठाया। उसने वेश्यालय में ग्राहकों को बुलाने वाली दरबारी महिला का एकदम सटीक अंदाज अपनाया। बस उसके हाथ में एक रुमाल की कमी थी। ये मेरे छात्र भी हैं, तो भला ये मेरा मामला कैसे नहीं हो सकता? स्थिति की वास्तविकता को समझते ही जुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। स्पष्ट था कि बाई सुसु और लूडे के बीच अनबन चल रही थी। भविष्य में इस खूबसूरत आदमी की पतली जांघों से मजबूती से चिपके रहना उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन बाई सुसु के हाव भाव देखकर ही उसकी सांस अटक गई। क्या पता ये लड़का लड़कों में दिलचस्पी रखता हो। अगर ये मेरे आकर्षक चेहरे पर मोहित हो जाए तो मैं क्या करूं? अध्याय 87 अधिकार। तो क्या हुआ अगर वो तुम्हारा छात्र है? इस अकादमी के सभी छात्र अकादमी के नियमों का पालन करते हैं। बाई सुसु के नजाकत भरे हाव भाव देखकर लूडे की पलकें लगातार फड़क रही थीं। उसे तीव्र इच्छा हो रही थी कि एक गड्ढा खोदकर बाई सुसु को उसमें दफना दे। जुआन ने अकादमी परिसर में जुआ खेलकर और एक शिक्षक से सार्वजनिक रूप से बदतमीजी करके अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया है। इनमें से कोई भी अपराध उसे अकादमी से निष्कासित करने के लिए काफी होगा। सच कहूं तो जुआन को ज्यादा चिंता नहीं थी। आखिरकार अकादमी में अब उसे जबरदस्त समर्थन प्राप्त था। हालांकि बाई सुसु के उसकी मदद के लिए आगे आने के बाद वह पीछे हटकर तमाशा देखने के लिए पूरी तरह तैयार था। बाई सुसु ने सिर हिलाया। बड़े भाई लू, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। जुआन ने सिल्वरहुक कैसीनो में जुआ खेला था, लेकिन वह अकादमी के बाहर था। जहां तक मुझे पता है अकादमी के नियम केवल अकादमी की सीमाओं के भीतर ही लागू होते हैं। जहां तक शिक्षक से बहस करने की बात है, मैंने इस मामले की सारी जानकारी पहले ही सुन ली है। शर्त लगाने का प्रस्ताव यांग वेई ने रखा था और जुआन पर दबाव डालकर उसे स्वीकार करवाया गया था। अगर आप उसे इस बात पर सजा देने जा रहे हैं तो क्या दूसरों को यह नहीं लगेगा कि हमारी अकादमी खुलेआम उस शिक्षक का पक्ष ले रही है जिसने शर्त हारने के बावजूद एक छात्र को परेशान किया? ये सचमुच एक बहुत बड़ा घोटाला होगा। ये बात ब्राइटन मून शहर से निकलकर पूरे देश में फैल जाएगी। तब तक दुनिया हमें ब्राइटन मून अकादमी के शिक्षकों को कायर समझेगी जो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाई सुसु के उससे बात करने के अंतरंग तरीके को देखकर लूडे घृणा से कांप उठा। सच कहें तो बाई सुसु की बात में कुछ सच्चाई थी, लेकिन यह तथ्य कि यह मुद्दा उसके पुराने दुश्मन ने उठाया था, लूडे के लिए इसे नजरअंदाज करने का पर्याप्त कारण था। आखिरकार बाई सुसु का जुआन से भी कोई विशेष संबंध नहीं था और वह इस मामले में सिर्फ लूडे को चिढ़ाने के लिए दखल दे रही थी। इससे लूडे और भी अड़ियल हो गया। मैं अकादमी का अनुशासन प्रमुख हूँ। छात्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर अंतिम निर्णय मेरा ही है। शिक्षक बाई, यहाँ आपके हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। बाई सुसु ने नाखुशी से कमर पर हाथ रखकर लूडे को फटकारा। अरे, क्या तुम खुलेआम सारी समझदारी को नजरअंदाज करने वाले हो? ये सत्ता का दुरुपयोग है। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। लूडे जोर से हंस पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ो। भले ही तुम इस मामले की रिपोर्ट राजधानी तक कर दो, यह मामला फिर भी मेरे अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा। अगर तुम्हें मेरे फैसले से कोई असहमति है तो क्यों ना हम इसे लड़ाई से सुलझा लें। तो चलो करते हैं। मैं तुमसे नहीं डरती, बाई सुसु ने उपहास उड़ाते हुए कहा। उसने अपने वस्त्र से एक बेर का फूल निकाला और उससे एक शक्तिशाली आभा निकली। अचानक उत्पन्न हुई इस शक्ति की लहर ने उसके चारों ओर खड़े छात्रों को जल्दबाजी में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाई सुसु के अचानक बल प्रयोग से अन्य छात्रों को संघर्ष करते देख जुआन को आश्चर्य हुआ कि उसके साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा था। उसकी नजर शांग लियू पर पड़ी, जो उसके सामने सहजता से खड़ी थी। वह सोच में पड़कर अपनी भौहें सिकोड़ने लगा। बाई सुसु को अपना बेर का फूल निकालते देख लूडे का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपना रूलर ऊपर उठाया, मानो दुश्मन पर प्रहार करने के लिए तैयार हो। जहां काले और पीले रंग के छात्र घबराए हुए दिख रहे थे, वहीं आकाश और पृथ्वी वर्ग के छात्र उत्सुकता से इस संभावित युद्ध को देख रहे थे। ये दोनों व्यक्ति वास्तव में छठे दर्जे के विशेषज्ञ थे और संभवतः प्रधानाचार्य के अलावा अकादमी के सबसे शक्तिशाली साधक थे। छठे दर्जे के विशेषज्ञों के बीच मुकाबला बेहद दुर्लभ था। कई लोग अपना पूरा जीवन इस भव्य नजारे को देखने का अवसर पाए बिना ही गुजार देते थे। स्वाभाविक रूप से कोई भी छात्र उन्हें क्रियाशील रूप में देखने के इस अनमोल अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। युआन वैंडोंग युद्ध शुरू होने का इंतजार करते हुए दोनों शिक्षकों को बिना पलक झपकाए देखता रहा। वह उनके युद्ध से प्रेरणा लेकर अपनी अगली सफलता की ओर बढ़ना चाहता था। भले ही वह उनसे एक रैंक पीछे था, लेकिन वह जानता था कि कई लोग अपने पूरे जीवन में 5वीं रैंक से आगे बढ़ने का अंतिम कदम भी नहीं उठा पाते। पेई म्यांमार ने ऊप से जम्हाई ली और जुआन की ओर उदासीन नजर डाली।
उसने देखा कि जुआन शांग लियू के खूबसूरत साइड प्रोफाइल को घूर रहा था और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। कितना गंदा आदमी है ये। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। बाईसुसु का चेहरा गंभीर था और लू डे ऐसा लग रहा था मानो किसी जानी दुश्मन को घूर रहा हो। वे एक दूसरे को बड़ी एकाग्रता से परख रहे थे, वार करने के मौके तलाश रहे थे। तुम दोनों काफी देर से एक दूसरे को घूर रहे हो। क्या तुम दोनों लड़ने वाले हो या फिर क्या? तनावपूर्ण माहौल में एक सुस्त आवाज सुनाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि जुआन था, जिसने अपने हाथों को सिर के ऊपर रखा हुआ था और आलस से अपनी पीठ को फैलाए हुए था। आपने बाईसुसु को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने लू डे को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। वहां जमा भीड़ स्तब्ध रह गई। उसने लू डे और बाईसुसु दोनों को एक साथ नाराज करने की हिम्मत कैसे की? वह वाकई कितना साहसी व्यक्ति है। जुआन खुद को रोक नहीं पाया। मैं क्या कर सकता हूँ? एक आदमी को अपनी रोजी रोटी खुद कमानी पड़ती है। कीबोर्ड योद्धा के रूप में मेरा काम मुझे जोखिम उठाने के लिए बाध्य करता है। बाईसुसु और लू डे ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों दुश्मनों के बीच एक दुर्लभ क्षणिक टेलीपैथिक जुड़ाव हुआ। चलो पहले सुलह कर लेते हैं और इस बेशर्म आदमी से छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है? इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक ठंडी, अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। तुम सब क्या कर रहे हो? बाईसुसु और लू डे ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और जल्दी से अपने हथियार एक तरफ रख दिए। उन्होंने अपनी ओर बढ़ते हुए व्यक्ति को आदरपूर्वक प्रणाम किया। प्रधानाचार्य को प्रणाम। प्रधानाचार्य को श्रद्धांजलि। प्रधानाचार्य को श्रद्धांजलि। अल्पविराम। अन्य शिक्षकों और छात्रों ने भी जल्दी से उनका अनुसरण किया। जुआन ये नजारा देखकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह खूबसूरत प्रिंसिपल सचमुच इस दुनिया में इतना अधिकार रखती होगी। एक सुंदर आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी। उसकी लंबी, पतली गर्दन उसे एक कुलीन और आकर्षक आभा प्रदान कर रही थी और उसके बाल करीने से बंधे हुए थे। उसका मोहक रूप किसी को भी मोहित करने के लिए काफी था। हालांकि उसकी तीखी, भेदक आंखें उसे एक प्रभावशाली अधिकार का आभास दे रही थीं। त्वचा से चिपकी हुई, न्यूड रंग की स्टॉकिंग्स में लिपटी उसकी पतली टांगें उसकी लहराती हुई स्कर्ट से झांक रही थीं, जो उसके शारीरिक आकर्षण को और भी बढ़ा रही थीं। जुआन मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये सभी लोग जानबूझकर उसकी टांगों को देखने के लिए झुक रहे थे। कम से कम वह इस बात को लेकर तो निश्चित थी कि उनमें से कोई एक तो ऐसा कर ही रहा था। वेई सुओ जियांग लुओंफू की आंखों में टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी निगाहों में बेकाबू जुनून झलक रहा था। उसने मानो अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए घूंट भरा और उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। वह मूर्ख। जुआन ने तिरस्कार से अपनी जीभ चटकाई। उसकी नजर अनजाने में शांग लियू पर पड़ी और उसने देखा कि उसने एक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी जिससे केवल उसकी एड़ियां ही दिखाई दे रही थी। उसका मन उस समय की यादों में खो गया जो उन्होंने मंडप में बिताया था और कैसे उसके सहज बैठने के अंदाज से उसकी चिकनी जांघें नजर आ रही थीं। उसकी राय में शांग लियू की टांगें जियांग लुओंफू की टांगों से कहीं बेहतर थीं। तुम क्या देख रहे हो? शांग लियू ने उत्सुकता से पूछा। जुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको छोटी स्कर्ट पहनने पर विचार करना चाहिए। आपके खूबसूरत पैरों को इस तरह छिपाना बहुत दुख की बात है। शांग लियू का मुंह खुला रह गया और उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। अगर मंडप में हमारी पिछली मुलाकात न हुई होती तो तुम ऐसी बातें कहकर बच नहीं पाते। एक विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह व्यवहार करना चाहिए। अपने शिक्षकों को यूं ही चिढ़ाने की कोशिश मत करो। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस बारे में गंभीर हूं तो मैं ऐसा कर सकती हूं? जुआन ने पूछा। शांग लियू का चेहरा अजीबोगरीब हो गया। तुम्हारा व्यक्तित्व वाकई, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इतने सारे लोग तुमसे नाराज हैं, जबकि तुम्हें अकादमी में दाखिला लिए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वे बस मेरी खूबसूरती और आकर्षण से जलते हैं। क्या आपने गौर किया है कि अकादमी में अभी तक एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसने मुझे पाने की कोशिश की हो? जुआन ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसके इस बयान से शांग लियू हैरान रह गई। ये सच है, उससे बदला लेने की कोशिश करने वाले सभी पुरुष हैं। दूसरी ओर संकट के समय में हमेशा कोई महिला ही उसका साथ देती है। यहाँ तक कि बाईसुसु, जिसे कुछ हद तक महिला माना जा सकता है, वह भी उसका समर्थन कर रही है। उनकी दबी हुई फुसफुसाहट जियांग लुओंफू ने सुन ली। उसने मन ही मन चिढ़कर कहा, मैं शांग लियू को नहीं जानती थी, पर ये दोनों कितनी गहरी दोस्ती निभा रही हैं। वह शांग लियू के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। उसका बेफिक्र और सौम्य व्यक्तित्व उसे सहज और मिलनसार बनाता था। हालांकि वह हमेशा दूसरों से एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी। उसकी गर्मजोशी भरी और आकर्षक उपस्थिति के पीछे एक ठंडा और संकोची हृदय छिपा था। उसने इससे पहले कभी किसी से इतनी आत्मीयता से बात नहीं की थी। एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद जियांग लुओंफू ने गला साफ किया और लू डे और बाईसुसु को घूरते हुए कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? शिक्षक होते हुए भी तुम दोनों इतने सारे छात्रों के सामने अकादमी परिसर में लड़ने का इरादा रखते हो? बाईसुसु ने अपने पतले हाथ से अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़ी बहन जियांग, आप गलत समझ रही हैं। ये लड़का बिना किसी कारण के हमारे एक छात्र को लगातार परेशान कर रहा था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप यहाँ किसी और से भी पूछ सकती हैं। बाईसुसु के खुलेआम आरोप पर लू डे लगभग भड़क उठा। हालांकि वह जियांग लुओंफू की उपस्थिति में उग्र होने की बजाय समझदारी से काम ले सकता था। उसने जल्दी से अपनी बात रखी, प्रिंसिपल साहब, जुआन बड़ों का सम्मान नहीं करता और दूसरों के साथ जुआ खेलता फिरता है। वह बुरी आदतें फैलाकर हमारी अकादमी के अनुकूल शिक्षण वातावरण को दूषित कर रहा है। मैंने इन्हीं कारणों से उसे अकादमी से निष्कासित करने का फैसला किया था, लेकिन यह व्यक्ति मेरे रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हो गया। जियांग लुओंफू ने एक बेबसी भरी आह भरी। ये दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। बस करो, तुम दोनों चुप रहो। मुझे स्थिति का भली भांति ज्ञान है। चूंकि शर्त शिक्षक यांग ने लगाई थी, इसलिए उन्हें ही इसके परिणाम भुगतने होंगे, वरना हमारी अकादमी दुनिया भर में हंसी का पात्र बन जाएगी। अल्पविराम। यांग वेई कक्षा में ठीक समय पर लौटी और उसने जियांग लुओंफू को अपना फैसला सुनाते हुए सुना और वह निराशा में डूब गई। पहले तो वह असहनीय अपमान के कारण भाग निकला था, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाल लिया। उसने खुद को याद दिलाया कि वह राज दरबार द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त एक अधिकारी है। ब्राइटन मून शहर में उसकी प्रतिष्ठा, उसके संपर्क और समाज में उसका दबदबा जुआन से कहीं अधिक था।
इसलिए जो कुछ हुआ था उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बात पर भाग जाना और अपनी नौकरी खो देना उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और कक्षा में वापस चले गए। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही इस घटना से उनके करियर और अकादमी में उनकी प्रतिष्ठा पर हमेशा के लिए दाग लग जाए, वे शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। भले ही इस अपमान का मतलब ये हो कि उन्हें अकादमी में सिर झुकाकर चलना पड़े, वे इसे धैर्यपूर्वक सहन करेंगे। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनकी वापसी पर जियांग लुओफू का निर्मम फैसला उनका स्वागत करेगा। वापस लौटने के लिए उन्हें काफी साहस की आवश्यकता पड़ी थी और वे चुपचाप बिना लड़ाई के जाने वाले नहीं थे। खुद को संभालते हुए वे आगे बढ़े और बोले, शिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति राज दरबार द्वारा औपचारिक रूप से की गई है, जैसा कि रीति रिवाज मंत्रालय के अभिलेखों से प्रमाणित है। भले ही आप प्रधानाचार्य हों, आपको इस तरह मेरी नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार नहीं है। चारों ओर से जोरदार हूटिंग की आवाजें गूंज उठीं। किसी ने भी यांग वेई से इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी सारी घटनाओं के बाद वापस लौट आएगा। गणित के शिक्षक होने के बावजूद आप अपने ही क्षेत्र में एक छात्र से हार गए। हमारे अकादमी को आप जैसे अयोग्य शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं धार्मिक अनुष्ठान मंत्रालय को एक रिपोर्ट लिखकर आपके शिक्षक पद को औपचारिक रूप से रद्द करवाऊंगा, जियांग लुओफू ने कठोर स्वर में कहा। उसकी जैसी समझदार लड़की को बेवकूफ बनाना नामुमकिन था। वह जानती थी कि यांग वेई जानबूझकर जुआन को परेशान कर रहा है। चूंकि उसे इस बात का पता लगाने की कोई परवाह नहीं थी कि असल साजिशकर्ता कौन है, इसलिए उसने उसे बाहर निकाल देने और बात खत्म करने का फैसला किया। अगर जुआन एक साधारण विद्यार्थी होती तो भी वह निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करती। लेकिन वह साधारण नहीं था। ब्राइटन मून अकादमी की सर्वोपरि प्रधानाचार्य होने के नाते वह चू वंश के दामाद के रूप में उसकी पहचान को नजरअंदाज कर सकती थी। हालांकि उसकी असाधारण प्रतिभा और उसके आसपास घट रही सभी रहस्यमय घटनाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। वह असीम क्षमता वाले किसी व्यक्ति को अपनी अकादमी में दबने नहीं दे सकती थी। भविष्य में वह जो कुछ भी बन सकता था, उसकी तुलना में एकमात्र तृतीय श्रेणी का अधिकारी कुछ भी नहीं था। यांग वेई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उस दृश्य को देखने के बाद उसके लिए वहां ठहरना नामुमकिन था। वह घबराकर तुरंत भाग निकला। एक पल भी वहां रुकने की उसकी इच्छा नहीं थी। जुआन के घृणा भरे चेहरे पर आने वाली उस आनंदित मुस्कान के बारे में सोचते ही उसका मन करता था कि उस निकम्मे का मुंह नोच डाले। आपने यांग वेई को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। इस सूचना ने जुआन को अवाक कर दिया। जरा रुको, तुम्हें तो प्रधानाचार्य ने ही पद से हटाया है, तो फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? वाह, तुम तो वाकई एक हारी हुई इंसान हो जो कमजोरों को परेशान करती है। यांग वेई का दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। मुझे यहाँ भेजने के लिए उस कमीनी की ही गलती है। ये सब आसानी से हो जाना चाहिए था, फिर भी मुझे इतनी बुरी तरह अपमानित होना पड़ा। उस कमीनी को मुझे इसका जवाब देना ही होगा, वरना मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे इसका सबक सिखाऊंगी। यांग वेई के जाते हुए रूप को देखकर लू डे ने भौहें चढ़ाईं। ये वाकई एक शर्मनाक घटना थी। सिर हिलाते हुए वह जियांग लुओफू की ओर मुड़ा। प्रिंसिपल साहब, मैं मानता हूं कि यांग वेई को जो सजा मिलनी ही थी वह उचित थी, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि जुआन ने अपने शिक्षक से बदतमीजी की और अकादमी परिसर में जुआ खेला। क्या उसे अपने इस कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए? अध्याय 88। मैं भी गुमनाम रहना चाहता हूं। अनुशासन गुरु लू, मैं कहूंगा कि यह जुआ से कहीं अधिक एक अनुबंध था। मुझे लगता है कि आप इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अनुबंध बाध्यकारी होते हैं और चूंकि जुआन जीत गई, इसलिए यांग वेई के लिए अपने वादे को पूरा करना ही उचित था, जियांग लुओफू ने निर्णायक स्वर में उत्तर दिया। लू डे इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन जियांग लुओफू ने शांत भाव से लू डे की ओर देखा। क्या आप मेरी बातों पर सवाल उठा रहे हैं? लू डे का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और कहा, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। जुआन इस बातचीत से रोमांचित हो उठी। खूबसूरत प्रिंसिपल का दबंग अंदाज तो कमाल का है। यहाँ तक कि गुस्सैल लू डे भी उनकी नजरों में एक नन्हा सा बच्चा है। उफ उफ उफ, लगता है मुझे उनकी खूबसूरत जांघों को कसकर पकड़ना पड़ेगा। आसपास मौजूद भीड़ ने एकमत होकर सिर हिलाया। वे पूरी तरह से प्रधानाचार्य के पक्ष में थे। यांग वेई ने ही झगड़ा शुरू किया था और उसे इसका परिणाम भुगतना ही था। लू डे का हस्तक्षेप बिल्कुल अनावश्यक था। फिर भी लू डे को नाराज करने के डर से किसी ने भी जुआन के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी वे जुआन के दोस्त नहीं थे, इसलिए उनके लिए जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं था। कुल मिलाकर प्रधानाचार्य का फैसला इस घटना का संतोषजनक समाधान था। बेशक कुछ लोग इससे नाखुश थे, जिनमें युआन वैनडोंग, होंग शिंगिंग और ये चेन लियांग शामिल थे। उनके अनुसार प्रधानाचार्य का आना गलत समय पर हुआ था। ऐसा लगता था कि जब भी जुआन किसी मुसीबत में पड़ता, कोई न कोई उसकी मदद करने के लिए मौजूद होता था। उसकी किस्मत ही ऐसी क्यों है? आपने युआन वैनडोंग को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने होंग शिंगिंग को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने ये चेन लियांग को ट्रोल करके 444 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अल्पविराम। जुआन ने क्रोध अंक मिलने का स्वागत तो किया, लेकिन उनकी अपेक्षाकृत कम मात्रा से असंतुष्ट रहा। मुझे यहाँ रहते हुए कुछ और गुस्सैल प्रतिभाओं को क्रोधित करने की कोशिश करनी चाहिए। जियांग लुओफू को अभी और भी कुछ कहना था। यांग वेई को बर्खास्त किए जाने के बाद हमारी अकादमी में गणित शिक्षक की कमी है। संयोगवश यांग वेई और जुआन के बीच हुए अनुबंध में यह शर्त थी कि यदि यांग वेई हार जाते हैं तो जुआन उनकी जगह लेंगे। जब तक नए गणित शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो जाती, अकादमी में गणित की सभी कक्षाएं वही लेंगे। भीड़ में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबकी निगाहें जुआन की ओर मुड़ गईं। लू डे, बाई सुसु और शांग लियू सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उनकी उलझन बाकी छात्रों में भी साफ झलक रही थी। पेई म्यानमान, जो अब भी इस स्थिति पर हंस रही थी, उसकी मुस्कान भी अचानक रुक गई। आखिर हो क्या रहा है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब से मुझे उस साथी को शिक्षक ही कहना पड़ेगा? अचानक से सुर्खियों में आ जाना कठोर हृदय वाले जुआन के लिए भी असहनीय था। उसकी नजरें अनजाने में जियांग लुओफू की ओर गईं और उसने उसे आंख मारी। उसे अचानक याद आया कि उसने उसी सुबह 7.5 मिलियन चांदी के सिक्कों के बदले मानद शिक्षक बनने का प्रस्ताव रखा था। उसने पहले तो बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अस्वीकार कर दिया था, तो अब अचानक अपना मन क्यों बदल रही है? उसने इस विचार को एक तरफ रख दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस स्थिति का फायदा उठाकर भारी मात्रा में रेज पॉइंट्स अर्जित किए जाएं।
उन्होंने हल्की खांसी की और लू डे, बाई सुसु और शांग लियू की ओर मुड़े। ठीक है, मुझे लगता है कि आज से हम सहकर्मी होंगे। कृपया मेरा ख्याल रखना। आपने लू डे को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने बाई सुसु को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आखिर यह व्यक्ति हम बाकी लोगों के समान पद का हकदार कैसे हो सकता है? जुआन को इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ कि शांग लियू ने उसे कोई क्रोध अंक नहीं दिए। लगता है कि वह मेरे बारे में काफी अच्छी राय रखती है। अपने साथी शिक्षकों से सम्मान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने आसपास के छात्रों की ओर मुड़कर गहरी सांस ली। मैं भी गुमनाम रहना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी प्रतिभा और कौशल इसकी अनुमति नहीं देते। इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आज से मैं आप सभी से मुझे शिक्षक जू कहकर पुकारने का अनुरोध करता हूं। वहीं पर भयंकर हंगामा मच गया। ये आदमी इतना घमंडी क्यों बन रहा है? मेरा मन कर रहा है इसे पीट दूं। आपने युआन वैंडोंग को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने होंग शिंगइंग को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने ये चेनलियांग को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो गया हूं या ये दुनिया ही पागल हो गई है? ये घटिया इंसान अकादमी में शिक्षक कैसे बन गया? आपने छात्र दर्शक ए को ट्रोल करके 222 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आपने छात्र दर्शक बी को ट्रोल करके 222 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अल्पविराम। गुस्से के अंकों की भारी आमद से जुआन बेहद खुश थी, जिसे इस तरह की दूसरों की पीड़ा देखकर आनंद आता था। आह, मेरे सहपाठी वाकई प्यारे हैं। सच में, आप सभी को इतना दयालु होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी, उनकी जानलेवा निगाहें वाकई बेहद डरावनी थीं। जुआन शांग लियू के पीछे छिप गई और उससे पूछा, बड़ी बहन शांग, अगर ये छात्र मुझे परेशान करने की कोशिश करें तो आप मेरी रक्षा करेंगी ना? शांग लियू ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली और कहा, सच कहूं तो मैं भी तुम्हें पीटना चाहती हूं। इसी क्षण लू डे आखिरकार अपने सदमे से बाहर आया और भयभीत होकर बोला, प्रिंसिपल, हम एक छात्र को शिक्षक कैसे नियुक्त कर सकते हैं? इसमें क्या गलत है? जियांग लुओफू ने शांत भाव से उत्तर दिया, हमारे महान झोउ राजवंश के इतिहास में ऐसे कई उत्कृष्ट छात्र हुए हैं जिन्होंने अपने ही अकादमी में रहकर अपने कनिष्ठों को पढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन वे तो असाधारण छात्र हैं, प्रतिभावान व्यक्ति हैं जिनकी क्षमताएं दूसरों से कहीं अधिक हैं। जुआन को उनके बराबर कैसे रखा जा सकता है? लू डे ने सवाल उठाया। अगर वह जियांग लुओफू के सामने खड़ा ना होता तो वह निश्चित रूप से अपनी कुंठा व्यक्त करने के लिए और भी अधिक कठोर शब्दों का सहारा लेता। बाई सुसु भी देर से होश में आया और उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अनुशासन गुरु लू, आपकी बातें कुछ खास मायने नहीं रखती। उसे गणित का शिक्षक नियुक्त किया जा रहा है, साधना का नहीं। उसकी ताकत से कोई लेना देना नहीं है। जुआन ने यांग वेई के साथ अपनी पिछली प्रतियोगिता में गणित में अपनी असाधारण प्रतिभा साबित कर दी है। अब तक उसने जो क्षमता दिखाई है, उसे देखते हुए मुझे उसे गणित का शिक्षक नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं दिखती। सच कहें तो बाई सुसु इस बात से सहमत थे कि जुआन को यूं ही नियुक्त करना सभी शिक्षकों का अपमान था। हालांकि लू डे के जुआन की नियुक्ति के घोर विरोध ने उनका मन बदल दिया। वर्षों से उनका लू डे से अनगिनत बार टकराव हुआ था और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए लू डे जिसका भी विरोध करते, बाई सुसु उसका समर्थन करते और लू डे भी उनका समर्थन करते। लू डे का चेहरा गंभीर हो गया। बाई सुसु, अभी हमारे बीच बहस करने का समय नहीं है। क्या आप वाकई इस बात से सहमत हैं कि उसके जैसा छात्र हमारी अकादमी का शिक्षक बन जाए? इससे तो हमारी अकादमी पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएगी। इससे हमारी अकादमी हंसी का पात्र कैसे बनेगी? बाई सुसु ने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर कोई हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है तो हम उन्हें गणित प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे सकते हैं जिसमें जुआन हमारा प्रतिनिधित्व करेगी। हम अपनी असली क्षमता से सबको चुप करा देंगे। लू डे, बाई सुसु के तर्क का खंडन नहीं कर सका। उसे भी यह मानना पड़ा कि जुआन गणित में विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। यांग वेई आसपास के नगरपालिकाओं में सबसे प्रतिभाशाली गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन फिर भी उसे इतनी दुखद हार का सामना करना पड़ा। जुआन की प्रतिभा का मुकाबला करने वाला कोई मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जियांग लुओफू ने बीच में आकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह बस कुछ समय के लिए कार्यभार संभाल रहे हैं। वह आधिकारिक तौर पर नियुक्त शिक्षक नहीं है और उनका विवरण धार्मिक अनुष्ठान मंत्रालय के पास दर्ज नहीं किया जाएगा। धार्मिक अनुष्ठान मंत्रालय द्वारा नए शिक्षक की नियुक्ति होते ही मैं उन्हें उनके पद से मुक्त कर दूंगा। इसके अलावा जुआन, गणित की कक्षाएं पढ़ाने के अलावा आप अन्य छात्रों की तरह ही नियमित रूप से कक्षाएं अटेंड करेंगे। क्या आपको कोई आपत्ति है? ये बंदा तो वाकई बड़ा उपद्रवी है। जैसे ही मैंने उसे पद दिया, वो तुरंत ही अकड़ दिखाने लगा, मानो कोई घमंडी बिल्ली अपनी पूंछ हवा में उठाए घूम रही हो। पल भर में ही उसने पूरी अकादमी को नाराज कर दिया। अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि इतने सालों से वो काम में ढिलाई क्यों बरत रहा था। उपद्रव करने की उसकी आदत को देखते हुए अगर उसने कमजोरी का नाटक न किया होता तो उसके दुश्मन उसे मारने के लिए असली माहिरों को बहुत पहले ही भेज देते। जुआन ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या मैं ऐसा दिखता हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है? आप तो बस मुझे एक अवैतनिक अंशकालिक कर्मचारी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जुआन के लिए अपनी आपत्ति को खुलकर जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। वह बिना सोचे समझे लोगों को नाराज करने वाला इंसान नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि किसे नाराज करना ठीक है और किसे नहीं। इस समय वह जिस एक इंसान को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकता था, वह थी जियांग लुओफू, जो उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। आने वाले समय में भी वह उसके चिकने, आकर्षक जांघों से लिपटा रहना चाहता था, इसलिए उसे बेवजह परेशान न करना ही समझदारी थी। लू डे ने यह सुनकर राहत की सांस ली कि उसकी नियुक्ति अस्थायी है। ये भी ठीक ठाक ही था। शुक्र है, प्रधानाचार्य के खिलाफ सार्वजनिक रूप से जाने की कोई जरूरत नहीं थी, वरना तनाव के मारे उसके बाकी बाल भी झड़ जाते। किसी के विरोध न करने पर जियांग लुओफू ने सिर हिलाकर कहा, तो यह मामला सुलझ गया। आप सभी अपनी कक्षाओं में लौट जाए। अवकाश का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आप में से किसी को भी यहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य के सीधे आदेश पर छात्र तुरंत तितर बितर हो गए। युआन वैंडोंग और बाकी सब, जो मानो मुंह में गंदगी ठूंस रहे थे, उनके विपरीत चू हुआंझाओ खुशमिजाज थी। उसके उत्साहित चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह जुआन से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शिक्षकों की कड़ी निगरानी में उसे अपनी कक्षा में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था।
फिर भी जाते समय वह बार बार जुआन की तरफ देखती रही। पेई म्यानमान भीड़ में बह गई, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ये लड़का वाकई अकादमी का शिक्षक बन गया। ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। शांग लियू ने पीली कक्षा के विद्यार्थियों को वापस कक्षा में बुलाया और अपनी विदेशी भाषा की कक्षा शुरू की। हमेशा की तरह विद्यार्थी उनकी कक्षा में आने के लिए उत्साहित थे। वाह, शिक्षिका शांग की कक्षा कितनी सुंदर, दिलचस्प है, मेरा मतलब है वाकई दिलचस्प। जुआन अपने सहपाठियों के साथ वापस कक्षा में जाने लगा। वह शांग लियू की सुंदरता पर मोहित नहीं था, बल्कि वास्तव में इस दुनिया की अन्य जातियों की भाषाओं के बारे में जानने को उत्सुक था। यह विषय अब तक अटेंड किए गए निरर्थक कानून और शिष्टाचार के पाठों से कहीं अधिक रोचक था। अचानक जियांग लुओफू ने उसे रोक दिया। तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारे 7.5 मिलियन चांदी के सिक्के व्यर्थ तो नहीं खर्च हुए, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे जो मिला वह हर एक पैसे के लायक था, जुआन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। हालांकि भारी मात्रा में रेज पॉइंट्स मिलना बहुत अच्छा था, लेकिन वह इस बात से बेहद उत्साहित था कि अब से अकादमी के सभी छात्रों को उसे सम्मानपूर्वक टीचर जू कहकर संबोधित करना होगा। हाँ, अगली बार मुझे भी अपनी प्रेमिका पर यही आजमाना चाहिए और उससे भी मुझे टीचर जू कहलवाना चाहिए। जब आपने पहले मुझे मना कर दिया था तो मुझे लगा था कि मैंने अपना एकमात्र मौका खो दिया है। किसे पता था कि आपने आगे की व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। जुआन ने आगे झुककर उसकी जांघों को गले लगाने की इच्छा को दबा लिया। वह जानता था कि वह उसे एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति समझकर तिरस्कार करेगी। आज सुबह तक तो यह वाकई एक निराशाजनक स्थिति थी। आप चाहे जितना पैसा दे देते, आपको शिक्षक नियुक्त करवाना नामुमकिन था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आंग वेई आपको शर्त लगाने की चुनौती देगा और उससे भी बड़ी बात की हारने पर आपको उसकी जगह नियुक्त करने का प्रस्ताव रखेगा। पूरी अकादमी के सामने अपनी काबिलियत साबित करके आपने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। भले ही आपका नाम अभी आधिकारिक शिक्षक के रूप में पंजीकृत नहीं है, फिर भी निश्चिंत रहें कि आपको शिक्षक के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। मैं किसी को भेजकर आपको स्टाफ के विशेष छात्रावास तक ले जाऊंगा। अगर आपको आराम करने की जगह चाहिए तो आप जब चाहें वहां जा सकते हैं। आपको मासिक भत्ता भी मिलेगा। चूंकि आप एक अस्थायी शिक्षक हैं, इसलिए आपको सामान्य वेतन का केवल 80% ही मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, जुआन बेहद खुश हुई। यहाँ स्टाफ के लिए एक अलग छात्रावास भी है। लगता है अब मुझे चेंग शॉपिंग को बाहर घर खरीदने के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अकादमी में रहना कहीं बेहतर है। यहाँ युवा छात्राएं और सौम्य व खूबसूरत शिक्षक हैं। जुआन को अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। वैसे अब जब आपने मुझे शिक्षक के रूप में नियुक्त करवा ही दिया है तो उस कालकोठरी के पद का क्या हुआ जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? जियांग लुओफू ने कुछ देर पलकें झपकाईं, उसका दिमाग काम कर रहा था। उसके होठों पर धीरे धीरे एक चंचल मुस्कान आ गई। जब तुम एक शिक्षक को भी हराने में सक्षम हो तो मुझे विश्वास है कि एक साधारण योग्यता परीक्षा तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। जवाब का इंतजार किए बिना उसने हाथ हिलाकर बात टाल दी और चली गई, जिससे जुआन अचंभित रह गई। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि वह मेरे लिए इंतजाम करेगी या वह चाहती है कि मैं अपनी काबिलियत के दम पर ही चयन जीतूं? क्या आप प्रिंसिपल जियांग के करीबी हैं? उसके विचारों में खलल एक मधुर आवाज से पड़ा जो उसके कान के ठीक बगल में सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो शांग लियू उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अध्याय 89, बिक्सी तलवारबाजी नियमावली। जुआन को वे दोनों महिलाएं बेहद दिलचस्प लगीं। दोनों ने ही उससे एक दूसरे के बारे में एक ही सवाल पूछा था। ऐसा कहा जा सकता है, मेरी आकर्षक सूरत देखकर तो महिलाएं मुझ पर मोहित हो ही जाती हैं। शांग लियू को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी आंखें घुमाए या नहीं। उसने एक लंबी आह भरी और फिर उसे एक सलाह दी। तुम ये शब्द हमारी प्रिंसिपल के सामने मत बोलना, उन्हें धूर्त लोग पसंद नहीं आते। जुआन ये सुनकर हैरान रह गई। लेकिन लगता है उस खूबसूरत प्रिंसिपल को मैं पसंद आ गई हूँ। क्या ये मेरी खूबसूरती की वजह से है? मैंने तो हमेशा सुना है कि प्यार की ताकत से इंसान अपने साथी की कमियों को भी नजरअंदाज कर देता है। बड़ी बहन शांग, आपकी चिंता से मैं बहुत खुश हूँ, जुआन ने हंसते हुए जवाब दिया। शांग लियू ने नाक से कुड़ी। मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे एक बार एक अच्छी धुन सुनाई थी। लेकिन मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया है, इसलिए अब मुझसे और मदद की उम्मीद मत करो। उसे उम्मीद थी कि जुआन निराश होगा, लेकिन उसकी हैरानी के लिए उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, इसे ठीक करना बहुत आसान है। मेरे पास बहुत सारी धुनें हैं। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं तुम्हें एक और धुन सुना दूंगा। शांग लियू के आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर उत्साह की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। सच में, आपके पास पहले बजाए गए गीत के बराबर के और भी गीत हैं। जरूर, चलिए संगीत पर बातचीत करने के लिए कोई सुविधाजनक रात निकालते हैं, ठीक है? आपका छात्रावास का कमरा कहाँ है? मेरे पास भी अब स्टाफ के छात्रावास में एक कमरा है। हो सकता है हम पड़ोसी भी बन जाएं। जुआन का मन उन कहानियों से भर गया कि कैसे उसके वरिष्ठ पूर्वज अपने साहित्यिक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए अपने पिछले लोग से तरह तरह की कविताएं चुराते थे। जब इस दुनिया में मुझे कविताएं चुराने की इजाजत नहीं है तो कम से कम धुनें तो चुरा ही सकता हूँ, है ना? छी, मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ? इसे आधुनिक दुनिया की अद्भुत संस्कृति का प्रचार करना कहते हैं। ऐसे नेक काम को तो चोरी कहना ही नहीं चाहिए। शांग लियू के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। दिन में मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है क्या? हमें रात में ही क्यों मिलना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि दिन में हमारी कक्षाएं होती हैं। अभी मैं एक साथ छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका निभा रही हूँ, इसलिए मैं पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त रहूंगी। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ रात में ही फुर्सत पाऊंगी, जुआन ने गंभीरता से जवाब दिया। धुनें साझा करने के अलावा आप मेरी पढ़ाई में भी मदद कर सकती हैं। मैं काफी समय से अकादमी में पढ़ रही हूँ, लेकिन लगता है कि मैंने आपकी कोई भी कक्षा अटेंड नहीं की है। तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँ? शांग लियू ने अजीब से भाव के साथ दोहराया। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अन्य छात्र कक्षा से बाहर निकलने लगे थे। वह सार्वजनिक रूप से उसके बहुत करीब नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अलविदा कहा और चली गई। जब जुआन ने उसकी खूबसूरत परछाई को जाते हुए देखा तो उसके मन में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि वह थोड़ी विद्रोही स्वभाव की है। एक पल में वह मिलनसार हो सकती है और अगले ही पल दूर दूर रहने लगती है। विदेशी भाषा की कक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई क्योंकि शर्त और उसके बाद की सारी घटनाओं ने उसमें से समय निकाल लिया था। अब अगली कक्षा खेती बाड़ी की थी।
जुआन इस बात से बहुत उत्साहित था। पिछले कुछ दिनों में उसने कई तरह के बेकार के पाठ पढ़े थे, लेकिन उसे यकीन था कि उनमें से कोई भी इतना व्यवहारिक नहीं होगा। हालांकि उसके पास एक सुविधाजनक प्रणाली थी जिससे वह वैकल्पिक तरीके से अपनी साधना का स्तर बढ़ा सकता था, लेकिन पारंपरिक साधना के बारे में जानकारी की कमी के कारण वह अपने विरोधियों से होने वाले खतरे का आकलन नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से इस विषय में और अधिक जानने की उसकी तीव्र इच्छा और बढ़ गई। साधना शिक्षक बाईसुसु थे। जैसे ही वे मोहक अंदाज में कमर मटकाते हुए कक्षा में दाखिल हुए, शोरगुल से भरी कक्षा तुरंत शांत हो गई। ये किसी तीसरे दर्जे के शिक्षक की कक्षा नहीं थी। उनके सामने एक सच्चे छठे दर्जे के विशेषज्ञ उपस्थित थे। जब तक वे जीवन से ऊब न गए हों, उनके सामने अभद्रता न करना ही बुद्धिमानी थी। इसके अलावा बाईसुसु का रहस्यमय मोहक व्यक्तित्व छात्रों के लिए एक बड़ा डर था। कोई भी उसका ध्यान आकर्षित करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अगर वह किसी तरह उनमें से किसी को भी निजी बातचीत के लिए अपने कार्यालय में बुला लेता तो उन्हें एक अनोखा अनुभव हो सकता था। बाईसुसु पोडियम तक गए और अपने सामने बैठे सभी चेहरों को सरसरी तौर पर देखा। उनकी नजरें धीरे धीरे जुआन पर आकर रुक गईं। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, मैं इस कक्षा में कई बार आ चुका हूं, लेकिन ये पहली बार है जब मुझे सुखद आश्चर्य हुआ है। दरअसल यहाँ मेरा एक सहकर्मी भी बैठा है। आसपास के छात्रों ने तुरंत ईर्ष्या भरी निगाहों से जुआन की ओर देखा। उसने बस एक शर्मीली मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह क्रोधन की एक और लहर आते देखकर प्रसन्न था। बाईसुसु ने गला साफ करते हुए कहा, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। पुरसाय कालकोठरी खुलने वाली है और हालांकि आप में से अधिकांश को शायद ही मौका मिलेगा, फिर भी यदि आप इच्छुक हैं तो आप चयन के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। उनके शब्दों से कक्षा में हलचल मच गई। छात्र उत्तेजित होकर आपस में फुसफुसाने लगे। जुआन ये देखकर थोड़ा हैरान हुई कि उसे कालकोठरी के बारे में सबको जानकारी है। लगता है मुझे इस दुनिया के बारे में अपने सामान्य ज्ञान को और बेहतर बनाने की जरूरत है। हाँ, ये शांग लियू से स्कूल के बाद ट्यूशन लेने का बढ़िया बहाना है। इस साल कालकोठरी काफी पहले खुल रही है। हाँ, ये सामान्य से आधा साल पहले है ना? अल्पविराम। जो लोग इस बारे में अधिक जानकार थे वे भी इस खबर से आश्चर्यचकित रह गए। बाईसुसु ने जल्दी से समझाया, कालकोठरियां हमारे लिए रहस्य से घिरी हुई हैं। इनके बारे में हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं, जैसे कि इनके खुलने के समय के बारे में हमारी धारणाएं हमेशा सही नहीं हो सकती। हालांकि इस कालकोठरी के समय से पहले खुलने में कुछ अजीब बात जरूर है और इसमें प्रवेश करना निश्चित रूप से सामान्य से अधिक खतरनाक साबित होगा। जब तक आप में क्षमता न हो, कालकोठरी के अंदर जो कुछ भी हो सकता है उस पर लालच न करना ही बेहतर है। जान लें कि आपकी मृत्यु की जिम्मेदारी अकादमी की नहीं होगी। शिक्षक बाय, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हम में कम से कम इतनी आत्म जागरूकता तो है ही। बिल्कुल सही। कालकोठरी में प्रवेश करने के योग्य आमतौर पर पृथ्वी या आकाश वर्ग के लोग ही होते हैं। हमारे पीले वर्ग का कोई व्यक्ति भला कैसे योग्य हो सकता है? हम तो बस शो का आनंद लेने के लिए वहां गए हैं। अल्पविराम। यह अच्छी बात है कि आप सभी समझ गए। ठीक है, चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। भले ही आप में से अधिकांश भविष्य में अकादमिक भूमिकाएं निभाएंगे, लेकिन हमारा महान जो राजवंश अंततः सैन्य शक्ति पर आधारित है। आप सभी को कुछ बुनियादी ज्ञान होना चाहिए ताकि आप अपनी अज्ञानता से स्वयं को और हमारे अकादमी को कलंकित न करें। बाईसुसु ने कहा, मैंने तुम्हें बुनियादी साधना तकनीक सिखा दी है। तुम में से प्रत्येक कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, ये तुम्हारी प्रतिभा और भाग्य पर निर्भर करेगा। आज मैं तुम्हें कुछ युद्ध कौशल सिखाऊंगा। तुम्हारी साधना तकनीक तुम्हें आम इंसानों से ज्यादा जोर से वार करने और तेजी से चलने की शक्ति देती है, लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति और गति का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये लाभ व्यर्थ हैं। उन शब्दों को सुनकर जुआन की आंखें चमक उठीं। स्नो के साथ हुई लड़ाई ने उसे शारीरिक शक्ति का सही उपयोग करने का महत्व समझा दिया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद फीनिक्स निर्वाण सूत्र के प्रभाव से उसकी ताकत और गति स्नो के बराबर हो गई थी। हालांकि जैसे ही उसने अपने युद्ध कौशल का प्रयोग किया, वह कोने में धकेल दिया गया और पलटवार करने में असमर्थ हो गया। यह एक बैल और बाघ की तुलना करने जैसा था। पूर्ण शक्ति के मामले में एक बैल संभवतः बाघ से अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि हमेशा बाघ ही बैल का शिकार करता है, क्योंकि बैल अपनी शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। जुआन बैल की तरह इस समय इसी समस्या का सामना कर रही थी। इसलिए जब उसे पता चला कि बाईसुसु उन्हें युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दे रही है, तो उसने अपना ध्यान और भी केंद्रित कर लिया। बाईसुसु ने अपने वस्त्र का किनारा पीछे किया और 1 मीटर लंबी तलवार निकाली। छात्रों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्हें यकीन था कि जब बाईसुसु अंदर आया था तब उसके पास तलवार नहीं थी, तो उसने इसे कहां से प्रकट किया। कुछ छात्रों ने ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि इतनी लंबी तलवार को छिपाने का कोई व्यवहारिक तरीका है या नहीं, लेकिन यह संभव प्रतीत नहीं हुआ। एक पल रुकिए, वह इसे वहां छिपा तो नहीं रहा होगा, है ना? बाईसुसु के गोरे चेहरे पर उत्साह की एक झलक दिखाई दी और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तलवारबाजी के 13 प्रारंभिक रूप सिखाऊंगा। जुआन का खून खौल उठा। उसने अपने पिछले जीवन में कई उपन्यास पढ़े थे और उन सभी में विस्मयकारी नामों वाली तकनीकें थीं। ब्राइटन मून अकादमी की उत्कृष्टता को देखते हुए उसे उम्मीद थी कि उसे दुगु 9 स्वॉर्ड्स या 6 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड जैसी गुप्त कलाओं से परिचित कराया जाएगा। फिर भी जिस गुप्त तकनीक की वह उम्मीद कर रहा था, उसका नाम इतना साधारण था। प्राथमिक तलवारबाजी। ये नाम कमजोरी की बू से भरा था। कक्षा में कई लोगों ने उनके विचारों से सहमति जताई और उन्होंने हूटिंग शुरू कर दी। बाईसुसु को शायद ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उन्होंने छात्रों के शांत होने का इंतजार किया और फिर समझाया, तलवारबाजी की 13 प्राथमिक विधाओं को कम मत समझो। तुम्हें ये जानना चाहिए कि ये 13 विधाएं ही तलवारबाजी की नींव हैं। तुम जितने भी रहस्यमय और अद्भुत तलवारबाजी के करतब देखते हो, वे मूलतः इन्हीं 13 विधाओं का विस्तार हैं। 13 रूपों को सदियों से लगातार परिष्कृत किया गया है ताकि उनकी शक्ति को अधिकतम किया जा सके। इसका उद्देश्य सबसे तेज गति और सबसे कम दूरी में अपने दुश्मन को हराना है। दुनिया के अधिकांश शक्तिशाली विशेषज्ञ अंततः मूल सिद्धांतों पर लौट आते हैं और उनकी गतिविधियां कमोबेश 13 रूपों के समान ही होती हैं। उन शब्दों से विद्यार्थी शांत हो गए और उन्होंने एक बार फिर बाईसुसु पर पूरा ध्यान दिया। बाईसुसु ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने अपनी तलवार ऊपर उठाई और व्याख्यान देना शुरू किया। 13 कला शैलियां इस प्रकार हैं: वार करना, काटना, हल्का सा स्पर्श करना, झटका देना, चुटकी लगाना, झटका देना, रोकना, चीरना, छीलना, बादल, घूमना और उठना।
ये सभी सरल, सीधी और सटीक हैं, इनमें कोई दिखावा नहीं है। हालांकि ये देखने में सरल लगती हैं, लेकिन इनमें महारत हासिल करना एक चुनौती होगी। मैं आपको एक बार 13 कला शैलियां दिखाऊंगा, फिर बाद के पाठों में धीरे धीरे एक एक करके सिखाऊंगा। इसके साथ ही बाईसुसु का व्यवहार अचानक बदल गया। उसकी स्त्रीत्व की झलक गायब हो गई और उसके हाथ में मौजूद तलवार ठंडी रोशनी के एक तेज झटके में बदल गई, जिससे कक्षा में बैठे छात्र अनायास ही कांप उठे। पोडियम पर तलवारबाजी देखते हुए जुआन को अनजाने में एक कविता याद आ गई। एक समय की बात है, गोंगसुन नाम की एक सुंदर महिला थी। जब वह अपनी तलवारों के साथ नृत्य करती थी तो बहुत हलचल मच जाती थी। उसके आगमन से उमड़ने वाली भीड़ के सामने पहाड़ भी लज्जित हो जाते हैं, यहाँ तक कि आकाश और पृथ्वी भी उसकी कृपा से व्याकुल हो उठते हैं। उसकी तलवार 9 सूर्यों की तरह चमकती है, जिन्हें होवी ने नष्ट कर दिया था। उसके वार स्वर्ग के देवताओं के ड्रैगन रथों की तरह तेज हैं। वह प्रचंड क्रोध के साथ अपना नृत्य शुरू करती है, लेकिन समुद्र में प्रतिबिंबित चंद्रमा की शांति के साथ इसका समापन होता है। अल्पविराम। हाँ, कितना अफसोस की बात है कि वह लड़का है। उसकी इतनी खूबसूरत सूरत का क्या ही फायदा, वरना ये सचमुच एक अद्भुत नजारा होता। 13 रूपों का शीघ्र ही पूर्ण प्रदर्शन किया गया। आसपास के छात्रों के विस्मय भरे चेहरों को देखकर बाईसुसु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह अद्भुत नहीं है? अद्भुत। प्राथमिक तलवारबाजी में वास्तव में इतनी जबरदस्त कुशलता दिखाई देती है। मुझे लगता है कि यह बहुत ही आकर्षक लगता है। अगर मैं इसे सीख लूं तो लड़कियां जरूर मुझ पर फिदा हो जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीचर बाई दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। जरा अपना चेहरा ही देख लो, छी छी छी। अल्पविराम। बाईसुसु ने अपने बालों को देखने के लिए एक छोटा सा दर्पण निकाला, फिर व्याख्यान जारी रखा। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ इस तकनीक की खूबियों को साझा कर दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे इसकी कमियों के बारे में भी बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप में से कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मेरी तलवारबाजी देखने में भले ही जबरदस्त लगे, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी साधना आपसे कहीं ज्यादा है। इस तलवारबाजी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए शक्ति और गति जरूरी है। अगर आपकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं है तो इस तलवारबाजी को अंजाम देने से कई तरह की कमजोरियां सामने आ जाएंगी। इस तकनीक में आक्रमण की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन इसकी रक्षा क्षमता तुलनात्मक रूप से कमजोर है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में आपका सामना शक्तिशाली साधकों से होने की संभावना बहुत कम है। आम चोरों और डाकुओं से निपटने के लिए ये तलवारबाजी ही काफी है। तस्क। जैसे ही इस शैली की कमियां उजागर हुई, कमरे का उत्साह काफी हद तक फीका पड़ गया। अधिकांश छात्रों का शुरुआती जोश खत्म हो गया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। हमारी येलो क्लास को जो भी युद्ध कौशल सिखाए जाते हैं वे कुछ खास नहीं होते। हालांकि बाईसुसु द्वारा तलवारबाजी के वर्णन ने जुआन को उत्सुक कर दिया। चूंकि उसमें शक्ति और गति की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ये कमजोरी उस पर लागू नहीं होती थी। वास्तव में यदि वह ग्रैंड गेल की त्वरित गति को इस तलवारबाजी के साथ मिलाकर उपयोग कर पाता तो वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल लगा सकता था। उसने अपने पिछले जन्म में देखी हुई वुजिया ड्रामा सीरीज द स्माइलिंग प्राउड वांडरर में बिक्सी तलवारबाजी के बारे में सोचा। वह तकनीक भी सीधी सादी थी और मुख्य रूप से आक्रमण पर केंद्रित थी। सच्चे विशेषज्ञों की नजर में उसमें कई कमजोरियां थीं। हालांकि अगर इसे किसी शक्तिशाली गति तकनीक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो तलवारबाज से निपटना लगभग नामुमकिन हो जाता था। जब तक आप काफी तेज हैं तब तक अवसर मात्र नहीं रह जाते। आप अपनी पूरी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन कर पाएंगे। जुआन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा उत्साहित होता जाता। हालांकि उसे जल्द ही कुछ एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें नीचे करके छोटी जुआन को देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या ये नियति है? 1 बुक्सिया समुदाय में बिक्सी तलवारबाजी एक ऐसी कला के रूप में कुख्यात है जिसे सीखने के लिए व्यक्ति को खुद को नपुंसक बनाना पड़ता है, जो जुआन की वर्तमान दुर्दशा के समान है। अध्याय 90 सीधे मेरे दरवाजे पर भेजा गया। इन सब के बावजूद जुआन ने तलवारबाजी की 13 प्रारंभिक विधाओं को ठीक से सीखने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। आखिरकार उसका जीवन दांव पर लगा था। अगर वह कोई शक्तिशाली युद्ध कौशल सीख लेता तो उसके पास अपने दुश्मनों से निपटने का एक और जरिया होता। बाईसुसु ने हर एक विधि को विस्तार से समझाया और वेईसुओ ने ध्यान से उनकी बात सुनी। वेईसुओ ने कई बार उनसे बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं भटका। इससे वेईसुओ को गुस्सा आया। भाई, तुम गलत कक्षा में हो। हम पीली कक्षा वाले साधना पर ध्यान नहीं देते। क्लास खत्म होने के बाद जुआन ने पहले सीखी हुई सभी चीजों को दोहराया। तभी अचानक एक कर्मचारी ने आवाज दी, जू शिक्षक जू, आपका निवास तैयार है, क्या आप आकर देखना चाहेंगे? स्टाफ सदस्य का जुआन को शिक्षक कहकर संबोधित करने में असहज महसूस करना स्वाभाविक था। कुछ ही क्षण पहले तो वह एक छात्र ही था। किसने सोचा था कि वह इतनी जल्दी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ जाएगा? आप हैं, क्या संयोग है? जुआन ने कहा। यह वही कर्मचारी था जिसने अकादमी में पहली बार आने पर उसे प्रधानाचार्य के कार्यालय तक पहुंचाया था। जी हाँ, कर्मचारी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आइए, मैं आपको इस इलाके से परिचित करा देता हूँ। जरूर, जुआन ने सिर हिलाया। वैसे भी दोपहर का अवकाश था और दोपहर की कक्षाएं शुरू होने से पहले उसके पास एक नजर डालने के लिए काफी समय था। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? जुआन ने पूछा। यह उनकी दूसरी मुलाकात थी, इसलिए अच्छा होगा अगर वे कम से कम एक दूसरे से परिचित हो जाएं। मैं जूगान हूं, मैं अकादमी के रसद संबंधी मामलों का प्रभारी हूं, कर्मचारी ने उत्तर दिया। जूगान, तुम्हारा नाम तो काफी प्रभावशाली है। बेफिक्र जिंदगी जीना और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को सबक सिखाना, जुआन ने टिप्पणी की। कर्मचारी का चेहरा उतर आया। स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था जब किसी ने उसके नाम को गलत समझा था। उसने तुरंत स्पष्ट किया, नहीं, ये वह गान गंड नहीं है। ये 3 बूंदों वाला गान गंड है और साथ में सोना जिन अक्षर भी है। 1 एक अजीब सा माहौल छा गया। जुआन ने इसे हंसकर टालने की कोशिश की। ये भी उतना ही बढ़िया लगता है। हा 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 हा। जूगान को उसका प्रयास बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी तारीफ में कोई ईमानदारी नहीं दिख रही। उन दोनों को विलाओं से सजे एक शांत इलाके में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जुआन ने इसे विला पार्क समझा। यह एक शांत दिखने वाले जंगल के पास था, लेकिन सड़क के किनारे की रंग बिरंगी घास करीने से कटी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों के बीच से एक आध विला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। यह उन आलीशान रिहायशी इलाकों से काफी मिलता जुलता था जिन्हें उसने अपने पिछले जीवन में टीवी पर देखा था।
वे इनमें से एक विला के सामने रुक गए। शिक्षक जू, यह आपका निवास स्थान है। ये टोकन चाबी है और इस पर आपकी जानकारी पहले से ही अंकित है। निवास स्थान के चारों ओर की संरचना स्वतः ही आपकी पहचान कर लेगी, जुआन ने जुआन को एक पारदर्शी जेड टोकन देते हुए कहा। जुआन ने टोकन को गौर से देखा और उसकी बनावट देखकर अचंभित रह गया। ये किसी काल्पनिक फिल्म से निकली हुई चीज जैसी लग रही थी। यह उसके पिछले जीवन में देखी गई होटल की चाबियों से कहीं ज्यादा शानदार थी। क्या मैं इसका इस्तेमाल करके दूसरे आवासों में प्रवेश कर सकता हूँ? उसके सवाल ने जुआन को अवाक कर दिया। क्या तुम बेवकूफ हो? यहाँ तक कि जो अपने पिछवाड़े से सोचता है वह भी तुम्हें बता सकता है कि यह असंभव है। हालांकि जुआन की मुसीबत में पड़ने की प्रबल प्रवृत्ति को जानते हुए उन्होंने एहतियात के तौर पर उसे चेतावनी देने का फैसला किया। बिल्कुल नहीं, अगर गठन को पता चलता है कि कोई निवास में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है तो वह स्वचालित रूप से घुसपैठिए पर हमला कर देगा। आपको अन्य शिक्षकों के आवासों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ओह, जुआन थोड़ी निराश हुई। तो फिर शिक्षक शांग लियू का निवास कहाँ है? क्या वह मेरे घर के बगल में है? सपने देखते रहो। जुआन का सब्र टूट गया। शांग लियू अकादमी के कई पुरुष शिक्षकों की ख्वाहिश थी और जाहिर है वह भी उनमें से एक था। शिक्षक शांग का निवास स्थान दूसरे इलाके में है, वह आपको यहाँ नहीं मिलेगा। जुआन इस दुनिया की अकादमियों की बेवजह की अमीरी देखकर सचमुच हैरान रह गई। सोचो, हर शिक्षक को अपना अलग आवास दिया जाता है। मेरी पिछली दुनिया के छात्रावास तो कहीं बेहतर थे। सब लोग एक ही इमारत में मिलजुल कर रहते थे। कौन जाने, शायद बगल में ही कोई खूबसूरत लड़की रहने लगे। जुआन ने कुछ अतिरिक्त जानकारी दी और फिर जल्दी से वहां से चला गया। उसे डर था कि कहीं वह अपनी इच्छाओं के आगे न झुक जाए और जुआन की जमकर पिटाई न कर दे। उस बदमाश का घमंड उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जुआन ने अपने घर का जायजा लेना शुरू किया। यह एक आंगन वाले घर जैसा था, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन पर्याप्त। साज सज्जा बहुत शानदार नहीं थी लेकिन जरूरत की ज्यादातर चीजें मौजूद थीं। कुल मिलाकर मुफ्त आवास के हिसाब से यह काफी बढ़िया था। लगता है इस दुनिया में शिक्षकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। लगता है मुझे शहर में घर खरीदने में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उफ, अगर चू परिवार ने मुझे फिर से नाराज किया तो मैं यहाँ शरण लेने आ जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या अकादमी मुझे कुछ खूबसूरत नौकरानियों को काम पर रखने और लाने की अनुमति देती है। अचानक उसे अपने निवास के प्रवेश द्वार से एक मधुर आवाज सुनाई दी। शिक्षक जू, क्या आप अंदर हैं? जुआन हैरान थी। क्या मेरी इच्छा इतनी प्रबल थी कि दुनिया ने मेरे लिए एक सुंदर दासी भेजना जरूरी समझा? यह अकादमी सचमुच हर शिक्षक के लिए एक सुंदर दासी नियुक्त करती है। वैसे यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वह दौड़कर दरवाजे की ओर गया और उसने देखा कि दरवाजे पर एक पारंपरिक शैली की सुंदरी खड़ी है। वह कोमल बादामनुमा आंखों से उसकी ओर देख रही थी। जुआन ने अपनी आंखें झपकाईं। तुम ज़ेंग डैन हो? क्या मेरी प्रेम कहानी में किस्मत इतनी अच्छी है? उसके जैसी खूबसूरत महिला द्वारा शिक्षक कहलाना, आह कितना अच्छा लगता है। मुझे अकादमी के अन्य लोगों को बुलाकर उन्हें भी अच्छे से दिखाना चाहिए था। उन्हें देखने दो कि यह युवती कितनी खुशी से अपनी मधुर आवाज में मुझे शिक्षक कहकर पुकारती है। देखो और सीखो, ठीक है? उस खूबसूरत महिला ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया। शिक्षक जू की याददाश्त वाकई कमाल की है। मुझे नहीं लगा था कि आपको मैं अभी भी याद होंगी। जुआन ने अविश्वास भरी हंसी को मन ही मन दबा लिया। मैंने तुम्हें आज सुबह ही देखा था। तुम्हें इतनी जल्दी भूलने के लिए तो मुझे बुढ़ापा ही झेलना पड़ेगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस झेंग को मुझसे क्या काम है? जुआन को चू हुआनझाओ द्वारा उस सुबह दी गई चेतावनी याद थी, इसलिए उसने उस महिला की सुंदरता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज सुबह मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। झेंग डैन ने हाथ ऊपर उठाकर अपने हाथ में पकड़े लंच बॉक्स को हिलाया। अभी दोपहर के खाने का समय हो गया है और मुझे लगा कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए मैंने खुद कुछ व्यंजन बनाकर आपके लिए लाए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। क्या आपने इन्हें खुद पकाया? जुआन ने अजीब से भाव के साथ भौहें चढ़ाईं। मिस झेंग, क्या आप आज सुबह क्लास में नहीं आई थी? क्या आप मेरी बुद्धि का अपमान कर रहे हैं? मैंने आपको आज सुबह ही प्रवेश द्वार पर देखा था। आपको घर जाकर खाना बनाने का मौका कब मिला? झेंग डैन एक चतुर महिला थी और वह तुरंत समझ गई कि वह क्या सोच रहा है। उसने शांत भाव से समझाया, मेरे परिवार ने अकादमी में मेरे लिए एक आवास भी तैयार किया है। मैंने वहां खाना बनाया है। क्या छात्र अकादमी में भी आवास के मालिक हो सकते हैं? झेंग डैन ने अपना मुंह ढक लिया और हल्के से हंसी। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे झेंग कबीले का ब्राइटन मून शहर में काफी दबदबा है, इसलिए हमें कुछ छूट दी गई है। जुआन को सच्चाई का एहसास हुआ। यह संभव था कि अधिकांश उल्लेखनीय युवा मास्टर्स और युवतियां, जिनमें झेंग डैन भी शामिल थे, अकादमी में अपने अपने आवास रखते थे। छी, मैंने सोचा था कि अकादमी तो सीखने का एक पवित्र स्थान है। लगता है लालच ने इसकी पवित्रता को भी दूषित कर दिया है। शिक्षक जू, क्या हम आपके निवास पर बातचीत जारी रख सकते हैं? अगर यहाँ से कोई राहगीर देख ले तो कुछ नकारात्मक अफवाहें फैल सकती हैं। झेंग डैन ने जुआन को दया भरी निगाहों से देखा, जो किसी भी इंसान के दिल को पिघला देने वाली थी। एक आम इंसान होने के नाते जुआन भी अपवाद नहीं था। वह उसे अंदर आने देने के लिए एक तरफ हट गया और मजाकिया लहजे में बोला, क्या तुम्हें डर है कि अगर यह खबर कमांडर सांग तक पहुंच गई तो तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी? झेंग डैन ने धीरे से आह भरी। लगता है शिक्षक जू को मेरी सगाई के बारे में पता चल गया है। खैर, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे जैसे बड़े कुलों में हमें यह तय करने की स्वतंत्रता नहीं होती कि हमारे जीवन साथी कौन होंगे। जुआन झेंग डैन के शब्दों के चयन से बहुत प्रभावित हुई। उसने सांग होंग के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी किए बिना जबरन शादी में धकेले जाने की अपनी बेबसी को बखूबी व्यक्त कर दिया था। देखने में तो ऐसा लग रहा था मानो वह कोई बात कहना चाह रही हो, लेकिन सच तो यह था कि उसने कुछ खास कहा ही नहीं था। अगर दूसरों को भी इसके बारे में पता चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए इन सब बातों पर चर्चा न करें। मैं आज यहाँ आपकी मदद के लिए धन्यवाद देने आई हूँ। झेंग डैन ने अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से जुआन को देखा। पास से देखने पर वह और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। अपने आसपास इतनी सारी सुंदरियों के बावजूद जुआन को यह मानना पड़ा कि उसके सामने खड़ी महिला बेहद खूबसूरत थी। इसीलिए तो वह स्वीट हार्ट रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल थी।
झेंग डैन ने लकड़ी के बक्से में रखी कुछ प्लेटें निकाली और उन्हें मेज पर सजाने लगी। उनकी हरकतें सटीक और बेहद सुरुचिपूर्ण थीं। जुआन को अपने पिछले जीवन में टीवी पर देखी गई किपाव पहने हुए जोशीली जियांगनान महिलाओं की याद आ गई। देखते ही देखते मेज पर तरह तरह के व्यंजनों की प्लेटें सज गईं और हर एक व्यंजन देखने में स्वादिष्ट लग रहा था। यह एक शानदार दावत होने वाली थी। झेंग डैन को इस बात पर खास गर्व था। उनकी कुशलता सिर्फ चाय बनाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि खाना पकाने में उनकी विशेषज्ञता थी। उन्हें अपने पाक कौशल पर गर्व था, हालांकि उनके पास खाना पकाने का समय बहुत कम होता था। खाना पकाने में उनकी रुचि ही उन्हें इस शौक के लिए समय निकालने के लिए प्रेरित करती थी। यहाँ तक कि सांग कियान को भी अभी तक उनके हाथ का बना खाना चखने का मौका नहीं मिला था। वह चुपचाप जुआन द्वारा अपने खाना पकाने की प्रशंसा का इंतजार कर रही थी ताकि वह विनम्रता भरे शब्दों में जवाब दे सके। उसने अपने मन में पूरी कहानी पहले से ही तैयार कर ली थी। इतने वर्षों तक एक प्रतिष्ठित परिवार की आदर्श युवती की भूमिका निभाते निभाते यह उसके लिए लगभग स्वाभाविक हो गया था। Oh, your lunchbox actually retains heat, Zuan exclaimed as he picked up the wooden box to examine it more closely. झेंग डैन लगभग अपनी लार में ही अटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जुआन ऐसी निरर्थक बातें क्यों कर रही है। फिर भी उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लकड़ी के इस बक्से पर एक ऐसी आकृति बनी है जो गर्मी को बनाए रखती है। इसमें कुछ खास नहीं है। जुआन ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। उसने खुद को याद दिलाया कि इस दुनिया को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तकनीकी विकास के मामले में पिछड़ी होने के बावजूद वे अभी भी संरचनाओं के उपयोग से कई चीजें हासिल करने में सक्षम थे, चाहे वह चुचुयांग की गाड़ी पर बने प्रतीक चिन्ह हो जो कार के सस्पेंशन सिस्टम की तरह काम करते थे, या पासे के डंडों पर बने की आइसोलेशन प्रतीक चिन्ह हो। उसे याद आया कि चू कबीले ने हथियारों पर भी प्रतीक चिन्ह अंकित करने के बारे में कुछ कहा था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उसे अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने की सख्त जरूरत थी। इसी बीच झेंग डैन को भी पता चल गया था कि क्या चल रहा है। महज एक महीने पहले तक ये लड़का आवारागर्दी में अपना समय बर्बाद कर रहा था। चू परिवार का दामाद बनने के बाद ही उसे उन सभी चीजों का पता चला जिन्हें हम जैसे अमीर परिवारों के लोग आम बात मानते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि वह अभी भी इन सब चीजों से अनजान है। खैर, एक चिड़िया ऊंची डाल पर उड़ जाने से फीनिक्स तो नहीं बन जाती। जुआन के प्रति तिरस्कार से भरी होने के बावजूद उसकी मुस्कान बेदाग बनी रही। शिक्षक जू, कृपया बैठिए। खाना ठंडा होने पर उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। लीजिए, मैं आपके लिए एक गिलास शराब डालती हूँ। एक प्याला शराब। झेंग डैन की आस्तीनों से झांकती उसकी गोरी कलाइयों को देखकर जब वह एक प्याला शराब डाल रही थी, जुआन ने गंभीरता से कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि शराब से तर्कशक्ति कमजोर हो जाती है? एक जुआन ने गांड गंड का गलत अर्थ निकाला, जिसका अर्थ किसी को धोखा देना हो सकता है, और उसका रवैया बस कर डालो जैसा है। हालांकि ये वास्तव में गांड गंड है, जिसे वह अक्षर को उसके घटकों में तोड़कर समझाता है। बाईं ओर पानी की 3 बूंदें और दाईं ओर सोनाग का अक्षर।